वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, इंतजार है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सिमरन कपूर आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करती हूँ हमारे अशोका बैच में सर्विंग सब्जेक्ट के साथ। लेक्चर चलता है। तो मैंने आपको ये कल आपको कल बता भी दिया था कि अगर जैसे ऐसा कोई इशू आ रहा है कि हमें आइडिया नहीं लगता कि हमारी क्लास कब होगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, तो उसको हम बहुत बड़ा ना बनाए, क्योंकि तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको हम बड़ा ना बनाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार चेक कर सकते हैं ऐप पर जाकर, जहां सर्विंग सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और उसके बाद जाकर देख लीजिए कि आज कब क्लास है। आपको 2 मिनट लगेंगे। एक्स्ट्रा क्लास आज नहीं हुई थी शायद, तो ये क्लास जो होगी एक्स्ट्रा वो कल होगी। मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं बोलेंगे हम उसको, हम थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे और थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे। सेम ही होगा हमारा जो टाइमिंग रहेगा, बस ये है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कल 5 बजे से क्लास शुरू होने की कोशिश रहेगी, आज किसी वजह से वो नहीं हो पाई, ठीक है। अच्छा, तो चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, आप लोगों ने उसको एक बार रिवाइज किया अच्छे से? जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी, क्या उसको अच्छे से रिवाइज किया आप लोगों ने? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाय लव कुमार, हेलो अमित, गुड इवनिंग। हाय सौरभ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिषेक। कहीं पर भी नहीं दिखता, ऐसा नहीं होता, शायद वो सर्विंग सब्जेक्ट में जाकर तो शो होना चाहिए। पर मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि मेरी तरफ से मतलब जो क्लासेस होंगी वो हमेशा टाइम की होंगी। ये हो सकता है कि किसी दिन कोई एक्स्ट्रा क्लास हो जाए, तो उसके लिए आपको अपडेट मिल जाएगा, है ना। बस ये है कि मतलब आपको ऐप पे एक बार जाकर चेक करना होगा। उसका इशू अभी मैं भी कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि एक बार जाकर ना ऐप में जाकर चेक कर लीजिए कीजिए। हाय अमित, हेलो अजय, हेलो अभिनव, गुड इवनिंग। तो सब बहुत अच्छे हैं, और मैं मानकर चल रही हूँ कि पिछली क्लास का आप रिवाइज करके आए होंगे। तो आज की क्लास में आप टॉपिक देख रहे हैं कि हमने कंपास सर्वे का इंट्रोडक्शन देखना है, लेकिन इससे पहले हमने पिछली क्लास के जो टॉपिक्स कल नहीं किए थे, कल हम लोग उस क्लास को समझेंगे। पहले हम उस क्लास को समझेंगे, कल की क्लास क्लास में क्या समझ में नहीं आया आप 2 बार देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, जिन्होंने रिवाइज किया है, घर जाके एक बार लेक्चर देखा है, या जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। तो हिंदी वाली प्रॉब्लम, तभी तो मैं आपको स्लाइड्स में सारी चीजें दे रही थी। तो अभी हम लोग उस तरीके से ही पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और मैं ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकूं। तो यस लिख दो पहले जिनको कल समझ आया है, क्योंकि किसी एक ने बोला है कि नहीं समझ आया। हाँ, चलो आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, एरर एंड करेक्शन का कंटिन्यू पार्ट। एक छोटा सा टॉपिक आता है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, जो गेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एसएससी जेई में यहाँ से एक बार सवाल आ गया तो मैं आपको ये समझा दूंगी कि ये होता क्या है। तीसरी चीज, ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग एंड रेंजिंग, 2 मिनट की बात है। क्या क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन चेनिंग रेंजिंग में, इससे एक एक सवाल पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एसएससी जेई में भी पूछे जाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लेंगे अभी की क्लास में कंपास सर्वे की, और जो हमारी इससे आगे कंटिन्यूएशन में चलेगी अगली क्लास, उसमें हम कंपास सर्वे के बारे में और जानेंगे। कंपास सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही कंपास सर्वे पूरा होगा, जब हम थियोडोलाइट पर जाएंगे, आपको और ज्यादा मजा आ जाएगा कि यार थियोडोलाइट के इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। आप बोलेंगे मैम ने एक फोटो दिखाकर थियोडोलाइट के सारे ऑपरेशन समझा दिए। मतलब हमारे पास थियोडोलाइट होगा भी नहीं, आधी सी ज्यादा चीजें तो हम लोग इमेजिन ही कर रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो वैसे ही आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डाउट सेशन। अच्छा चलो, मैं एक बार अपने एंड से देखूंगी कि क्या डाउट्स हैं, तो अगर जो क्लियर नहीं हुआ होगा मैं क्लियर करवा दूंगी। ओके, चलो अब पिछली क्लास का रिवीजन के लिए मैं यहीं से समझ जाऊंगी कि रिवीजन आपने किया है या नहीं। इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आप लोग आंसर बता देंगे। अगर आपने आंसर सही बताया तो मैं मानकर चलूंगी आपने रिवाइज किया था। और रोशन, ये जो जेनिथ होता है, नादिर होता है, ये पॉइंट्स क्या है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसमें और कौन सी टर्म्स आती हैं, मैंने बोला है मिसलेनियस टॉपिक्स में पढ़ाना है, जो कि मैं लास्ट में पढ़ाने वाली हूँ। कल मुझसे किसी ने पूछा था, अच्छा इसका आंसर बता दीजिए। कल मैं देख रही थी, एक डाउट था, मैं डाउट में आंसर करूंगी आपको, उसको सॉल्व करके h²/2l ही आएगा हमारा स्लोप करेक्शन। मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। ऐसे तो आप देख रहे हो कि स्लोप करेक्शन L cos थीटा -1 आया था। आप में से मेरे को नाम नहीं याद है, किसी ने डाउट पूछा था, तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला मैम ये आया था। तो इसको माइनस बनाने के लिए मैंने खुद कॉमन लिया था बाहर -L, और इस फॉर्मूला को ऐसे लिख दिया था। तो
तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है अगर इसमें मैं बाहर आगे माइनस का साइन लगा दूं। समझ आ रही है बात? अगर मैं इसमें आगे माइनस का साइन लगाऊं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो माइनस साइन उसमें बताने का मतलब था कि स्लोप करेक्शन सिर्फ हमारी नेगेटिव होती है, उसको सॉल्व करके वही आएगा, लेकिन माइनस हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि स्लोप करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। अब आप लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या था? क्या है कि 30 मीटर मीट्रिक चेन इज फाउंड टू बी 0.2 मीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2050 मीटर। आप मुझे बताइए, जब भी चेन या फिर टेप की लेंथ एक्सपैंड करती है, जब भी इसकी लेंथ बढ़ती है, तो उस केस में मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या रिलेशन होता है? कल की क्लास में ये समझना जरूरी था। जब भी चेन और टेप की लेंथ मैम बढ़ जाएगी, वो जितना डिस्टेंस मेजर कर रही है वो एक्चुअल से कम करेगी। मेजर वैल्यू हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम होगी। तो मैम उसने मेजर कितना किया था डिस्टेंस? उसने मेजर कितना डिस्टेंस किया है? 2050। तो जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस होना चाहिए वो 2050 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2050 से ज्यादा एक ही ऑप्शन हमें क्वेश्चन में दिया है। वेरी गुड। अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया है तो ये आपका आंसर जो बन जाएगा 2063, बिना न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। आप इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ट्रू इंटू ट्रू, रॉन्ग इंटू रॉन्ग, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो आई होप आपको ये कल की क्लास में क्लियर हो गया होगा। अब मैं जल्दी से चाहती हूँ कि हमारा लीनियर मेजरमेंट के जो रिमेनिंग टॉपिक है हम वो अच्छे से कवर कर ले, फिर हम कंपास सर्वे की तरफ बढ़े। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था मैम? करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, है ना? करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट या करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। ये वाली स्लाइड में जो लिखा है आपने नोट कर लिया होगा। करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट मतलब हम जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो सीधी लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस ना मेजर होता हुआ मैम वो अलाइनमेंट अगर खराब हो जाए तो हम लोग कैसे करेंगे उस केस में करेक्शन। तो हमने इसके बारे में कल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लिया था, इसकी एक डेरिवेशन बच गई थी। तो वो डेरिवेशन जो है उसको मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी, है ना? ये मीन्स लेवल तो अगली करेक्शन है। तो कल वाले डायग्राम में जो मैंने नाम दिए थे एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद यही वाले होंगे जो मैं अभी दूंगी, आप मैच कर लेना, नाम हो सकते हैं कुछ अलग भी हो जाए। तो हमारे दो स्टेशन हमने कल मैम ए और बी लिए थे, और रॉन्ग अलाइनमेंट को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे ही शो किया था कल की क्लास में। ये रॉन्ग अलाइनमेंट हो गया, तो ए बी सी डी ई, और आई थिंक मैंने इसको यहाँ पर डी डैश ही नाम दिया था। अब मैंने आपको क्या बोला? ए से लेकर बी तक का एक सीधी लाइन है, लेकिन साइड पे मैंने अच्छे से रेंजिंग नहीं किया, रेंजिंग रोड का यूज नहीं किया। तो अब क्या होगा मैम? उसमें मुझे अलाइनमेंट से बाहर जाना, बाहर चली गई, बाद में रियलाइज हुआ कि हम अलाइनमेंट से बाहर जा रहे हैं और फिर हम वापस आ गए। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये जो फोटो है ये टॉप व्यू दिख रहा है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि ये प्लान दिख रहा है। तो यहाँ से आप मान लो कि θ1 एंगल पर आए और मैम यहाँ से θ2 एंगल पर आए। ये वाली लेंथ को CD ही मान लिया, ये वाली लेंथ को हमने DE ही मान लिया। जहां पर भी हिंदी वाले शब्द की जरूरत होगी गोविंद मैं बता दूंगी, और इससे पिछली वाली क्लासेस में भी मैंने हिंदी आपको साथ साथ दी है, जहां पर भी डेफिनेशंस में हिंदी की रिक्वायरमेंट है हमने वहां पर लिखा है, ठीक है। अब मैं बोल रही थी करेक्शन, कि अगर हमें करेक्शन निकालनी है तो देखिए सबसे पहले अगर मैं करेक्शन की बात करूं, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट पढ़ रहे हैं, करेक्शन किसके बराबर होती है? अगर हम फॉर्मूला देखें तो जितना भी हमारा ट्रू वैल्यू होगी या हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी माइनस क्या करते हैं मैम? मेजर्ड वैल्यू करते हैं। ये आप लोग जानते हो, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इस केस में सही वैल्यू क्या थी? ए सी डी डैश ई और बी, ठीक है, ए सी डी डैश ई और बी, यही था ना। लेकिन जो गलत मेजर कर रहे हैं हम वो क्या था? ए सी डी ई बी। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग ए सी डी ई बी। अब देखो ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, अगर मैं यहाँ पर ए सी और ई बी को देखूं उसमें कोई एरर नहीं है मैम, इन दोनों में कोई एरर नहीं है, बस सी डी और डी ई वाली लाइन में एरर है। हम इससे भी काम चला सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इनसे काम चलाते हैं। हम ट्रू वैल्यू को लिख लेते हैं सी डी प्लस डी, क्योंकि ये वाली बात और वो वाली बात तो सेम ही रहेगी। मैं क्या कर रही हूँ, ट्रू वैल्यू को लिख रही हूँ डी प्लस डी, तो ये लिखते हैं सी डी प्लस डी। क्यों लिखा मैम? ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस तो वैसे भी करेक्ट था। अब माइनस
अब रॉन्ग वैल्यू, गलत जो डिस्टेंस मेजर किया है वो क्या है, सी डी और डी, ये डी डैश था, सॉरी, सी डी डैश डी डैश ये हो गया है ना, ये था सी डी प्लस डी। तो मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट कंसीडर कर लिया, में सही वैल्यू मैम सीधी लाइन थी, रॉन्ग वैल्यू हमारी जो अलाइनमेंट अलग जा रही थी। अब कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैम स्लोप करेक्शन होता है ना, उसको फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये वाली लाइन सीधी है, ये वाली लाइन की लेंथ वो है जो हमने मेजर करी है, ये हमने मेजर करी है। बतानी कौन सी है मैम, ये वाली लाइन की लेंथ हमें बतानी है। तो इस लाइन और इस लाइन में मैं कॉस थीटा का रिलेशन यूज कर सकती हूँ ना, कॉस थीटा का रिलेशन को यूज कर सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ कि सी डी डैश इज इक्वल टू सी डी इंटू कॉस थीटा। बताना जरा, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू का वैल्यू अगर L है तो ये L cos थीटा 1 बन जाएगा कि नहीं, L cos थीटा 1 बन जाएगा कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये क्या बन जाएगा, सी डी डैश इज इक्वल टू सी डी कॉस थीटा प्लस डी डैश ई किसके बराबर बन जाएगा मैम, डी ई कॉस थीटा। ये वाला थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी ई कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, माइनस साइन लगाया, सी डी प्लस डी ई को वैसे ही रहने दिया। ध्यान से देखिएगा, मैं सी डी और सी डी को एक साथ लेकर आ रही हूँ, डी ई और डी ई को एक साथ लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा मैम, सी डी को एक साथ ले आइए, सी डी कॉस थीटा, और यहाँ से क्या आएगा माइनस सी डी आएगा कि नहीं, प्लस साइन, फिर यहाँ से मैम डीई कॉस थीटा को ले लो और यहाँ से डीई को ले लो, तो डीई वाले से साथ साथ आ जाएंगे सेम डीई कॉस थीटा माइनस डी, ये बन गया मैम दूसरी टर्म। इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो, किसको मैम, एक काम करो, कॉस थीटा माइनस 1 अगर मैं यहाँ से निकाल दूं तो ये सी डी बाहर आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इससे बाहर निकाल दूं तो डीई इससे बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि कॉस थीटा माइनस 1 और बाकी वैल्यू क्या है, डीई प्लस सी डी। ये भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी ने कल पूछा था, नहीं तो मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था, सी डी प्लस डीई, ये बन गया मेरे पास वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये करेक्शन क्या होगी मैम, नेगेटिव होगी, कल ही पढ़ लिया था, ये वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं वो ज्यादा है, जो एक्चुअल है वो कम है। तो जब भी मेजर वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा होती है तो हमारी करेक्शन क्या होती है मैम, नेगेटिव होती है। तो आप एक काम करिए, माइनस साइन अगर बाहर लिख लो तो 1 माइनस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं और इसको सी डी प्लस डी ई लिख सकते हैं। पर मैम आपने थीटा कैसे कॉमन ले लिया, थीटा कैसे कॉमन ले लिया, इस पूरी इक्वेशन में थीटा 1 और थीटा 2 को, थीटा 1 अगर थीटा 2 के बराबर है मैम तभी आप इस इक्वेशन से इसको कॉमन ले सकते हो। अगर थीटा 1 और थीटा 2 आपके अलग अलग होते तो यही फॉर्मूला मेरे पास करेक्शन का बन जाता, ड्यू टू मिस अलाइनमेंट की वजह से करेक्शन का फॉर्मूला बन जाता। तो मैंने क्या करना है, ये कल वाली क्लास जिसने देखी होगी उसी को ही समझ आएगा। कल हमने टॉपिक यहाँ पर एंड किया था कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं लेकिन साइड पे हम अलग डायरेक्शन में चले गए हैं तो मुझे उस वैल्यू को करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करूँगी, एक्चुअल वैल्यू सी ई होनी चाहिए थी, जो गलत मेजर की वो सी डी और डी ई के बराबर है। तो मैम हमने इस वैल्यू को कॉस थीटा के कंपोनेंट में लिख लिया और यहाँ से अगर थीटा 1 और थीटा 2 अलग है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगी, अगर थीटा सेम है तो मैं ये वाला रिलेशन लगा सकती हूँ। ये माइनस से सिर्फ इतना सा मतलब है कि माइनस से मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये करेक्शन नेगेटिव है। अगर आप नहीं भी शो कर रहे हो ना माइनस साइन, लेकिन आपको पता है करेक्शन नेगेटिव होगी, आप बाद में माइनस साइन लगा दीजिए। जैसे आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे बाद में माइनस साइन लगा दीजिए। फिर हमने कल क्या बोला था कि हमारी स्लोप करेक्शन, अगर आपको याद हो तो मैम आपने कल बताया था कि हमारा स्लोप करेक्शन किसके बराबर होता है, स्लोप करेक्शन किसके बराबर होता है बताओ, इक्वल्स टू माइनस एल 1 माइनस कॉस थीटा। एल होता था जितना डिस्टेंस मेजर किया। मैम ये भी तो वही चीज हो रही है, ये भी तो सेम ही चीज हो रही है, ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो है और 1 माइनस कॉस थीटा है। तो जब मुझसे करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट पूछा जाता है या अभी तक जो पूछा गया है उसमें मुझे सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला यही वाला यूज करना था।
तो -L 1 माइनस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला हमारा सेम फॉर्मूला स्लोप करेक्शन का भी है, जो हम करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट लगा सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? बताइए जरा। हाँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट, मैं यहाँ से करेक्शन का फॉर्मूला क्या लिख सकती हूँ, एक तो आ जाएगा -L 1 माइनस कॉस थीटा, अगर हमारे पास θ1 θ2 के बराबर है। दूसरा फॉर्मूला क्या था स्लोप करेक्शन निकालने का, -h²/2l, तो इस केस में h क्या बन जाएगा मैम, dd डैश के बीच का डिस्टेंस h², और ये वाली लेंथ जो होगी वो क्या आ जाएगी मैम, l आ जाएगी। ये वाली लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, लेंथ l2 आ जाएगी। तो आप ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहते हो, पहले एक निकाल लो फिर दूसरा निकाल लो। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला है, मैं सेम फॉर्मूला याद रख के मिसअलाइनमेंट का आंसर निकाल सकती हूँ। मैं आपको बताती हूँ जेईई एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। जेईई एग्जाम में यही पूछा जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, मैं आपको समझाऊंगी सवाल। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर एक चेन और टेप h डिस्टेंस से, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि एक चेन और टेप अपनी मेन सर्वे लाइन से किसी h डिस्टेंस से क्या हो गई है, मिसअलाइन हो गई है, h डिस्टेंस से मिसअलाइन हो गई है। तो बताओ कि करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट कितना होगा। तो करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट कितना होगा, अगर उससे जो लाइन की लेंथ मेजर की थी वो l है, तो मुझे आंसर बता सकते हो क्या? सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। अगर चेन और टेप अपनी डायरेक्शन से मिसअलाइन हो गई है तो बताओ कि कितना, तो यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट कितना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम, h²/2l हो जाएगा। l क्या है, जो उसने डिस्टेंस मेजर किया है। ये क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है। ये बाय क्यों कर रहे हैं दानिश? हाँ, एक डाउट आ रहा है, दोनों में कौन सा लगाऊं? दोनों स्लोप वाले फॉर्मूला है, दोनों स्लोप वाले फॉर्मूला है। स्लोप वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूफ करके बता दिया कि भाई अगर आप यहाँ से निकालोगे, अगर आप यहाँ से निकालते भी हो मिसअलाइनमेंट, तो भी आपके पास ये आंसर जो निकल कर आता है ये स्लोप करेक्शन के बराबर निकल कर आता है। तो पेपर में इससे ज़्यादा मैं गारंटी लेती हूँ, इससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपको यही याद रखना है जो मैंने क्वेश्चन ये पूछा, या थीटा डिग्री से अगर आप मिसअलाइन हो जाते हो तो आपको स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला याद रखना है, वही सेम फॉर्मूला हमारा मिसअलाइनमेंट के लिए भी लग जाता है। ठीक है, क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी करेक्शन रह गई थी, दैट इज करेक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी, और मैं चाहती हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं आपने मेरे को आंसर करना है, मैं तभी इस करेक्शन को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपने मुझे उसका आंसर बताना है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि अभी मैंने नहीं बताया आपको कि ये मैम मीन सी लेवल क्या होता है, मुझे पता है आप फिर डाउट में पूछने लग जाओगे। और जैसे किसी ने डाउट में पूछा था कि मैम तो सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं, उन्होंने तो बताया नहीं लेवलिंग करते कैसे हैं। लेवलिंग का चैप्टर आएगा तो समझाऊंगी ना लेवलिंग कैसे करते हैं। अभी तो हम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब ये देख रहे हो, ये एक सर्कल था, एक सर्कल का एक आर्क बनाया है। ये मैम सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक सर्कल की रेडियस है मैम r। ठीक है, ध्यान से देखना, रेडियस है r, और यहाँ से यहाँ तक का जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस कुछ और होगा। एक होगा r रेडियस का सर्कल, एक हो गया h सर्कल का का सर्कल। ठीक है, r प्लस h होगा और बड़ा सर्कल होगा। अच्छा मैम, दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल थीटा है। मैंने बोला ये दो पॉइंट्स हैं a और b, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैं उसको L इक्विवेलेंट मान रही हूँ। अभी हमें कोई टर्म्स नहीं पता टेक्निकल, इनके बीच का डिस्टेंस मैम ये माना। इन बड़े वाले सर्कल के भी अगर मैं सेम दो पॉइंट्स देखूं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर A और B था, यहाँ वो डिस्टेंस A डैश और B डैश हो गया। अब मुझे बताओ AB ज़्यादा बड़ा है या A डैश B डैश ज़्यादा बड़ा है, इतना आंसर करना है। AB ज़्यादा बड़ा है या A डैश B डैश ज़्यादा बड़ा, इन दोनों में से
सर्कल का क्वेश्चन है एक सीधा सा, और मैं पूछ रही हूँ इन दोनों में से, सॉरी इसको एल इक्विवेलेंट ना लिखिए, मैंने दोनों को ये लिख दिया, ये एल लिखिए इसे, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो मैम देखने से साफ साफ नजर आ रहा है कि एल इज ग्रेटर देन क्या होगा, एल ई क्यू। अभी एल ई क्यू है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। इसको इक्विवेलेंट लेंथ मैंने बस लिख दिया, अभी नहीं पता क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ मैंने लिख दिया, ये ज्यादा होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो ए बी वाली वैल्यू है, अब मैं आपको बोलूं जो ए बी वाली वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और जो ए डैश बी डैश है ये वो वैल्यू है जो मैं मेजर कर रही हूँ, मेजर्ड वैल्यू है। तो मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू से ज्यादा होती है तो अगर मुझे यहाँ पर करेक्शन निकालनी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो मैम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। अगर आप इसको एक्चुअल मान रहे हो, आप मान रहे हो कि ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो मेजर तो मैम इससे ज्यादा दिख रही है इस डायग्राम में, तो इसका मतलब ये जो करेक्शन होनी चाहिए मेजर से एक्चुअल तक आने के लिए वो क्या होनी चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा, ऑलवेज नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया ना आप लोगों को, नेगेटिव होगी। अब इसके आगे बात करते हैं, मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे आप सिमिलर ट्राइंगल लेते हो बिल्कुल वैसे ही ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, ये दो पोर्शन कंसीडर किए इस आर्क के, ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे करेक्शन निकालनी होती है तो मैम करेक्शन का फॉर्मूला तो होता है एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, और आपने लिखा है कि एक्चुअल वैल्यू आपने मानी है एल इक्विवेलेंट के बराबर और मेजर्ड वैल्यू आपने मानी है कैपिटल एल के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास करेक्शन आनी चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं पता हम कौन सी करेक्शन कर रहे हैं, हम सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं, तो ये एल इक्विवेलेंट माइनस एल आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो दोनों पार्ट यहाँ कंसीडर किए ना, इसकी हेल्प से क्या किया, मैंने सोचा एल इक्विवेलेंट को एल की फॉर्म में ले आता हूँ, एल इक्विवेलेंट को मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए एल की फॉर्म में ले आती हूँ। तो ओ ए डैश बी डैश डैश है ये, और ओ ए और बी को मैंने सिमिलर माना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि मैम जो छोटे वाला सर्कल था उसकी रेडियस थी आर, जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, आर प्लस एच, जो छोटे वाला सर्कल है मैम उसमें जो लेंथ थी वो क्या थी, एल इक्विवेलेंट, जो बड़े वाला सर्कल है उसकी लेंथ कितनी है, एल, तो ऊपर लिखा है हमने छोटे वाला सर्कल, नीचे लिखा है बड़े वाला सर्कल, यहाँ से मैं क्या निकाल लेती हूँ, एल इक्विवेलेंट, तो यहाँ से एल इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, एल आर अपॉन आर प्लस एच के बराबर आ गया। सिंपल मैथ्स कर रही हूँ, कोई भी मैंने अपना सर्वे का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, तो ये एल आर अपॉन आर प्लस एच कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि थीटा हमारा आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों के केस में जो थीटा बन रहा है वो क्या है मैम, बराबर है, इसके लिए भी थीटा वही है जो बड़े सर्कल के लिए थीटा है, तो एल इक्विवेलेंट इज एल आर अपॉन एच, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, एल इक्विवेलेंट इज एल आर अपॉन आर प्लस एच लिख दिया, आर प्लस एच लिख दिया, माइनस एल को मैम वैसे ही रहने दिया। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आर प्लस एच आ गया, और ऊपर क्या आ गया, एल आर माइनस एल इंटू आर प्लस एच आ गया, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ। अब इस तरफ ध्यान से देखना, जब आप एलसीएम ले रहे हो एल आर से क्या एल आर कट जाएगा, आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, ये प्लस एल आर है, ये माइनस एल आर है, कट गया, अब बची क्या वैल्यू मैम, माइनस एल एच अपॉन आर प्लस एच, यही बची, माइनस एल एच अपॉन आर प्लस एच। अब बात करते हैं कि हम क्या करेक्शन निकाल रहे हैं, ये कौन सा मैथ चल रहा है, अब ध्यान से सुनना, करेक्शन का नाम है करेक्शन या रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या होता है, लेवलिंग चैप्टर में पूरा डिटेल में समझाऊंगी, अभी के लिए आप ये मान लो, अभी हमारा जो अर्थ सरफेस था वो जियोइड था, अर्थ सरफेस जो था वो ऑब्लेट स्फेरॉइडल था, तो कोई भी सरफेस जो हमारी अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा, ये मेरा अर्थ सरफेस था, ये मेरा अर्थ सरफेस था जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये
तो जो भी सरफेस इस अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा उसको हम क्या बोलते थे मैम, जियोइड ही बोलेंगे, क्योंकि अर्थ सरफेस भी जियोइड है, तो उसके बाहर जो उसके बिल्कुल पैरेलल आएगा वो भी जियोइड होएगा। तो इसी को अभी के लिए आपने क्या याद रखना है, जिसको पता है मीन सी लेवल क्या होता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता उसने क्या ध्यान रखना है कि कोई भी सरफेस जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा वो मैम मीन सी लेवल है। तो अगर मैं मानूं जो अभी मैं डायग्राम बना रही थी, मान लो ये O पॉइंट अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल मान लो जाए, अर्थ का सरफेस मान, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस मान लिया मैंने, जिसको मैंने क्या बोला, लेवल, इसको लेवल सरफेस भी बोलते हैं, अभी छोड़। तो ये क्या है मैम, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। तो मैम सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस है वो रेडियस किसकी हो गई, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ, बताना जरा, आर हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी होगी मैम, अर्थ के सेंटर से लेकर आप उसके सरफेस तक आ रहे हो। अब अर्थ के सरफेस से मैंने किसी एक पॉइंट जहां मैं अभी खड़ी हूं, वहां से कहां तक की हाइट, अर्थ के सरफेस। अब बोलेंगे मैम ये कौन सा सरफेस लिया है आपने, अब मैं आपको बताती हूँ, अब इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इसको डाउट में मत पूछ। मीन सी लेवल हमारा वो सरफेस होता है इंडिया में हम जहां से भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे आप जब रेलवे स्टेशन जाते हो वहां पर लिखा होता है स्टेशन का नाम, उसके नीचे लिखा होता है ये स्टेशन इतना मीटर अबव मीन सी लेवल है। तो मीन सी लेवल एक वो सरफेस है, एक रेफरेंस सरफेस है जहां से मैं सारी हाइट निकालती हूँ। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मेरी हाइट 5'4" है, तो मैं बोल रही हूँ इस फ्लोर से 5'4" है। तो वैसे ही अगर मैं बोलूंगी कि शिमला की एलिवेशन इतना मीटर है, तो कहाँ से बता रही हूँ, मीन सी लेवल से बता रही हूँ। तो ये मेरा एक रेफरेंस सरफेस हो गया मैम। यहाँ से अगर आप शिमला की कोई एक पॉइंट ले लो तो उसकी हाइट जो है मान लो वो स्मॉल h है, तो अभी जो पीछे वाला जो मैम आपने डायग्राम बनाया था उसमें सारी कहानी क्या बदल गई, ये वाला जो सरफेस है ये हमारा मीन सी लेवल है, और जो मीन लेवल होता है वही क्या होता है मैम, जो मीन सी लेवल होता है ये अर्थ सरफेस के पैरेलल जो भी सरफेस होगा उसको हम मीन लेवल भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मैम मीन सी लेवल हमारा एक रेफरेंस सरफेस है जहां से हम सारी हाइट निकालते हैं। जैसे आप अपनी हाइट इससे बता रहे हो ना, इस सीधी लाइन से कि मैम आप यहाँ खड़े हो, आपकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये जो सरफेस है इसको मीन सी लेवल बोल। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आना जरा, ये मैम मीन सी लेवल है, तो अर्थ की रेडियस 6370 या 6371 किलोमीटर है। अब शिमला जो है मैम, मुंबई से शिमला का एलिवेशन बहुत ज्यादा है, या हाइट बहुत ज्यादा है, तो ये वो एच बता रही है। आप मुझे बताओ चाहे बहुत ज्यादा भी हो, क्या मैं बोल सकती हूँ कि रेडियस एच के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, जो रेडियस होगा वो इस एलिवेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा। सब एक साथ बताऊंगी अपने लेवलिंग वाले चैप्टर में, इसलिए मैंने बोल दिया ये डाउट मत पूछना, पहले ही बोल दिया। अब अभी आप मान लो अर्थ के सरफेस से पैरेलल जो भी सरफेस है वो हमारा अभी मीन लेवल है, जिसको नहीं पता है अभी इतना मान लीजिए। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ आ गई और शिमला का एलिवेशन एच आ गया। मैं बोल सकती हूँ आर जो है वो एच से बहुत ज्यादा है। अगर आर जो है वो एच से बहुत ज्यादा है तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, देखो अगर मैं बोलूँ 6370 किलोमीटर प्लस 10 मीटर, क्या मैं इस 10 मीटर को इग्नोर कर सकती हूँ? 6730 किलोमीटर में 10 मीटर अगर ऐड नहीं भी करूंगी तो भी चलेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो सेम चीज देख रही हूँ, 6370 प्लस कुछ मीटर है, तो h को क्या कर दो मैम, निग्लेक्ट कर दो। समझ में आया? क्योंकि h की वैल्यू रेडियस के कंपैरिजन में कैसी है, रेडियस के कंपैरिजन में मैम बहुत कम है। तो इसको फाइनली मैं क्या लिख सकती हूँ, -LH/r को फाइनली क्या लिख सकती हूँ, -LH/r। और ये जो आपने रिलेशन अभी निकाला, यही क्या है हमारा, करेक्शन ड्यू टू या करेक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, करेक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल क्या निकली, -LH/r। करेक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल क्या निकली, -LH/r। बोलने का मतलब ये है कि यार जब आप मीन सी लेवल मतलब जो हमारा मुंबई में,
तो मुंबई में जब मीन सी लेवल में मैम आप 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो अगर वो एल इक्विवेलेंट आता है और वही 2 पॉइंट को एक्सटेंड करके अगर मैं किसी एच एलिवेशन पर 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगी तो मैम वो ज़्यादा आएगा। अब मुझे देखना है कि शिमला में अगर इन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस एल था तो ये मीन सी लेवल पे कितना होता। तो मैंने इस वैल्यू को क्या बोला कि ये मेरी करेक्ट वैल्यू है या फिर एक्चुअल वैल्यू है। समझ में आया, ये करेक्ट वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू। और मैम इसको क्या माना आपने, अभी की अकॉर्डिंग आपने इसको रॉन्ग माना। तो मैं चाहती हूँ मैं शिमला के 2 पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस निकाल रही हूँ मैं ये देख सकूं कि वो मुंबई के 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो ये रॉन्ग हो गया, इसको मैंने एक्चुअल माना। इसीलिए हमारी इस करेक्शन का नाम क्या है, करेक्शन या रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल। कोई भी 2 पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो कहीं और निकालें तो वो मीन सी लेवल पे कितनी होगी। क्लियर हुआ। या माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन हमें नेगेटिव बता रहा है ना कि हमारी जो करेक्शन है, करेक्शन टू मीन सी लेवल क्या होगा, नेगेटिव होगा। माइनस एल एच अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आर मैम यहाँ पर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको आप कितना ले सकते हैं 6370 किलोमीटर। एल क्या आ जाएगा, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और 2 पॉइंट्स कहाँ पर है, एट एलिवेशन या फिर हाइट एच, एट एलिवेशन स्मॉल एच फ्रॉम मीन सी लेवल, जो मीन सी लेवल से एच हाइट पर है। और हमारा क्या बच गया यहाँ पर, स्मॉल एच, स्मॉल एच इज द एलिवेशन, एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल या हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। क्लियर हो गया कि ये सारी चीजें डिनोट क्या कर रही हैं। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो करेक्शन होती है ये नेगेटिव होती है। बताइए, अरे नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, अब देखना मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ आदित्य सैनी। इस करेक्शन में अगर मैं अर्थ का कर्वेचर लेती हूँ, ध्यान से देखना, मैं जियोडेटिक सर्वे कर रही हूँ, मैं जियोडेटिक सर्वे कर रही हूँ और मैं अर्थ का कर्वेचर मान रही हूँ। ये है ना अर्थ का कर्वेचर, अगर आपको याद हो, ऑब्लेट स्फेरॉइडल मैम ऐसा ही है ना, ऑब्लेट स्फेरॉइडल मैम ऐसा ही है, ठीक है। तो मैम यहाँ पर एक पॉइंट ए था, यहाँ पर एक पॉइंट बी था। जैसे जैसे मैं इससे दूर जाती गई, जैसे जैसे मैं इससे दूर जा रही हूँ, सीधा जा रही हूँ कहाँ से मैम, एच एलिवेशन पर जा रही हूँ, यहाँ से मैम एच एलिवेशन पर जा रही हूँ। मैं जियोडेटिक सर्वे कर रही हूँ, सर्वे करने का एरिया बहुत ज़्यादा है। तो मैम अब आप एच एलिवेशन पे अगर इन्हीं 2 पॉइंट को देखोगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ गया। तो कितना वेरिएशन आया इस करेक्शन में वो चेक करना था। अभी आपको क्या देखना है मैम, जियोडेटिक सर्वे देखना है, प्लेन नहीं मानना। प्लेन में तो मैं सभी को सीधा ही बोलूंगी ना। जब आप स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री यूज करने लग जाओगे तब आपको इसका यूज आएगा। यूपीएससी ना आ जाए, क्यों, क्या बोल रहे हो। तो ये आपको क्लियर हो गया क्या, करेक्शन और रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल क्या होगा, बोलिए। तो मेरा बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, एक बड़े स्केल पर देख रहे हैं, मतलब हम बड़े एरिया को सर्वे कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट से जितना 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 मैं दूर जाती जा रही हूँ तो हो सकता है उनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। कितना डिफरेंस आएगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा तो वो हमने निकाला। और इससे एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है, करेक्शन ऑफ या रिडक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, माइनस एल एच अपॉन आर होता है। जितना डिटेल मैंने आपको बताया ये सिर्फ गेट जैसे जो क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ से मतलब वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं पूछे जाने के, या एसएससी मेंस में इसके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल करवाऊंगी मैं आपको जिसमें सारे करेक्शंस हम एक साथ करेंगे। तो पेपर के लिए ज़रूर ये जो स्टार लगा दिया है, जो स्टार लगा दिया इसको याद रखना है, पूरा अच्छे से याद रखना। एल क्या है, एच क्या है, आर क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको क्लियर है। सौरभ आनंद क्या आपको भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो जल्दी से। ये हो गया करेक्शन ऑफ लेंथ टू मीन सी लेवल, बोलिए। मतलब मैं इन टॉपिक्स को आपको मतलब अगर हो सकता था स्किप करवा दूं क्योंकि जेई में नहीं आता है ये,
पर एसएससी जेई में आ सकता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको ऐसे टॉपिक स्किप कराऊं। अगर मैं इसका सीधा फॉर्मूला LH/R लिख देती तो वो भी मोर देन सफिशिएंट था आपके लिए, पर ये होता है कि कई बार अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि मैम आया कहाँ से ये टॉपिक, है ना। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हम ऑफसेट की लेंथ को कितना लिमिट करें। ऑफसेट की लेंथ को लिमिट क्यों करना पड़ता है ये बता दो मुझे। अगर ऑफसेट की लेंथ में ज्यादा रखूंगी तो उसकी वजह से क्या होगा। अभी तक हमें पता है कि ऑफसेट का मतलब होता है, अगर ये मेन सर्वे लाइन है, मैंने इसके लेफ्ट में एक सीधी लाइन खींचनी है या किसी एंगल पे खींचनी है, तो उसको हमने ऑफसेट बोला था, लेटरल मेजरमेंट। जैसे जैसे ऑफसेट की लेंथ बढ़ती जाएगी तो क्या बढ़ेगा इसके साथ साथ, ये बताना। जैसे जैसे ऑफसेट की लेंथ बढ़ती जाएगी के साथ साथ क्या इंक्रीज होता जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी क्या होता रहेगा मैम, है ना। डायरेक्ट तभी नहीं लिखती हूँ आदित्य, मैं चाहती हूँ कि आपको चीजें पता हो। तो एरर आता जाएगा। अब मैं बताती हूँ, यहाँ से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया है एसएससी में, पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेशन हो, आपने उसको स्किप करना है पेपर में भी, पर क्योंकि आया है तो इसको समझ लेते हैं। अब हिंदी में भी आप लिख सकते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट की लेंथ को लिमिट करना है। ऑफसेट की लेंथ को हमें किसी मतलब कितनी लेंथ का मैं ऑफसेट बना सकती हूँ, मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो ये हमें टॉपिक के नाम से पता चल गया। अब देखो यहाँ से पेपर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे बताओगे कि आपको कितनी लेंथ का ऑफसेट वहां पर लेना है, आप बताओ जरा। अब मैं बोलूंगी कि मैं ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अगर मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करना है तो मैम हम ऑफसेट की लेंथ को ज्यादा नहीं जाने देंगे, पर हमारे पास कोई एक फैक्टर होना चाहिए जिससे मैं ये डिफाइन कर सकूं कि ऑफसेट की लेंथ कितनी होनी। तो उसके लिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसके लिए हमने ये ऑब्जर्व किया, देखो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट इज डिटरमाइन फ्रॉम कंसीडरेशन दैट एरर प्रोड्यूस इन प्लॉटिंग डिटेल शुड नॉट एक्सीड 0.25 mm और 0.025 सेंटीमीटर। मैं आपको बताती हूँ, मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी ऐसे, ये क्या बोला आपको, बोला कि ये लाइन AB है, ठीक है, ये लाइन AB है। अब मैंने बोला, अब कोई और आया, उसने ये लाइन सीधी ड्रॉ करी थी, एक ने AB और दूसरे ने इस लाइन को AB डैश बताया। क्या आप इस फोटो को, इस लाइन को देख के बता पा रहे हो, मैं बोल रही हूँ ये एक्चुअल थी, ये एरर वाली है, क्या आप इस एरर को विजुअलाइज कर पा रहे हो, आप बताना। एरर को विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैम एरर को हम देख के बता पा रहे हैं मैम कि ये लाइन AB यहाँ थी, किसी और ने B डैश बना दी, ये तो साफ साफ देख के पता चल रहा है ये तो गलती है। एरर को विजुअलाइज कर पा रहे हैं। यहीं पर अगर मैं कागज में 2 लाइंस बना रही होती लेकिन 2 लाइंस के बीच का गैप इतना होता, अभी के लिए इतना दिखा दिया, तो मैम इसको तो हम विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये एरर कितना है। हम इसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे कि एरर कितना है। तो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि लिमिटिंग, हम जब ऑफसेट की लेंथ को लिमिट करेंगे, ऑफसेट की लेंथ को लिमिट करेंगे, तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि हम इंसान कितने एरर को कागज में देखकर पहचान सकते हैं, क्योंकि गलतियां निकालने की तो हमारी आदत होती है। किसी इंसान के बारे में अगर मैं आपको बोल दूं उसकी गलतियां निकालो, तो आप ऐसे शुरू होंगे और मुझे नहीं लगता कि कुछ देर तक आप चुप रहेंगे, है ना। और वो इंसान, कहीं मैंने अपना ही नाम ले दिया तो अभी हो सकता है कमेंट्स में भी लिखने लग जाओ। तो वो गलती जो है ना, वो 0.25 mm की गलती है, जो हम, जिसकी 6x6 आंखें हैं ना, वो भी देख के पहचान सकता है, ठीक है। अच्छा एक आंसर बताओ, क्या मेरी आई साइट अभी 6x6 है, देखना है कुछ, क्या अभी मेरी आई साइट 6x6 है या नहीं है, ये बता दो। ये ऐसे ही पूछ लिया आपके लिए, आपको देखना है क्या आंसर करोगे। क्या मैम की आई साइट 6x6 है या नहीं। तो मैंने बोला कि हम आंखों से इतना ही गलती पहचान सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम इस गलती को यहीं रिस्ट्रिक्ट कर दें कि इससे ज्यादा एरर ना आए। हमने इस चीज को क्या माना, बेस माना कि हम यहाँ से निकालेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या है। अब बोला खासकर के ज्यादा नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 6x6 है, मैं तो बोल रही हूँ 6x6 है, आप सबने मना कर दिया। अब देखो
मैंने चश्मा पहना हुआ है, तो जिसने चश्मा पहना होता है, चश्मे पहनने के बाद तो मेरी आई साइड 6/6 है ना। अब अगर मैं इसको उतार दूंगी तो 6/6 नहीं है। मैंने पूछा अभी मेरी आई साइड 6/6 है, आपको बोलना चाहिए था हाँ, क्योंकि आपने ये पहना है, इसलिए तो पहना था कि वो 6/6 बन जाए, है ना। चलो ये ऐसे ही पूछ लिया था। तो 0.25 mm इज द मिनिमम वैल्यू दैट ह्यूमन कैन डिटरमाइन ऑन पेपर। तो कागज में जो हम गलती निकाल सकते हैं वो हमारी 0.25 mm होती है। अब आपको सारा ध्यान यहाँ पर देना है। अब आपको सारा ध्यान क्या देना है कि अब हम मैक्सिमम लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट कैसे निकालते हैं, इसकी क्या कंडीशन। सबसे पहले जब मैं ऑफसेट ड्रॉ करूंगी तो एरर किस में आ सकता है, एरर इन, सबसे पहले जब मैं ऑफसेट ड्रॉ करूंगी तो एरर किस में आ सकता है, एरर इन लेइंग द ऑफसेट, एरर इन लेइंग द ऑफसेट। चुपचाप ध्यान लगा के सुनना है और बीच में डाउट नहीं पूछने, जब मैं टॉपिक पूरा कर दूंगी तो डाउट पूछना, ठीक है। तो एरर इन लेइंग द ऑफसेट, सिर्फ एरर को ले डाउन करने में आ रहा है। अच्छा मैम अभी समझ में नहीं आया, अभी कुछ नहीं, सारा ध्यान कहाँ होगा, बोर्ड पे होगा आप लोगों का, ठीक है। देखो ये ग्राउंड की ए बाय ग्राउंड की ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस था, ग्राउंड पर ए और बी का बीच का डिस्टेंस। मैं मान रही हूं यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, P is the point on ground, P is the actual point, P is the actual point on ground। मतलब ग्राउंड पर P पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन क्या थी जो मैंने ड्रॉ कर दी, P is the actual point on ground, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अब हुआ क्या, जब मैं कागज पर बना रही थी तो P1 is the point located on paper, और मैंने इसको P की जगह कहाँ पर दिखाया, P की जगह मैंने इसको P1 पर दिखाया, P की जगह मैंने इसको P1 पर दिखाया। कहाँ पर, कागज पर। P कहाँ था मैम, ग्राउंड पर था। जब आप उसको शीट पे बना रहे हो तो आपने P को कहाँ दिखाया, P1 पर। तो क्या लिखूंगी, P1 इज द पॉइंट जो आपने शीट पर शो किया है, पॉइंट लोकेटेड ऑन पेपर, पॉइंट लोकेटेड ऑन पेपर, कागज में। तो यहां से मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई, लेइंग करने का, लेइंग का मतलब मुझे सिर्फ जो गलती मिल रही है, यहाँ पर ऑफसेट की लेंथ मैम एल थी, यहाँ भी ऑफसेट की लेंथ मैम एल है, आपने जो गलती की है वो सिर्फ थीटा की गलती की है। ग्राउंड में पी यहाँ था, लेकिन आपने इस पी को कहाँ दिखाया मैम, आपने इस पी को यहाँ दिखाया, तो आपकी गलती कहाँ है, सिर्फ लेइंग में या फिर सिर्फ किसमें है, डायरेक्शन में। डायरेक्शन में आपको दिखाना कहीं और था इसको, और आपने इसको शो कहीं और करा दिया। तो अब क्या करेंगे, एरर तो डायरेक्शन में है, अब इसको क्या करेंगे, अब सुनना ध्यान से, पूरा आपको समझा रही हूँ कि आया कहाँ से है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैम यहाँ पर गलती तो हो गई, गलती तो हो गई। अब देखना, P से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम रख दो कुछ भी, ए बी सी जो भी रखना है, ए रख दिया, तो ओ पॉइंट बोल। मैम ओ पी जो था उसकी लेंथ भी एल थी, ओ पी की लेंथ भी मैम एल थी, ओ P1 की लेंथ भी एल थी। आपने लाइन की लेंथ में गलती नहीं की, आपने सिर्फ जो थीटा लेना था उसमें गलती कर दी। अब मैम यहां से लेकर यहां तक जो आपने परपेंडिकुलर दिखाया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैंने कितना एरर का यहाँ पर डायरेक्शन में लिया है। एरर किसके बराबर है मैम, पी ए के बराबर है। आपने कितना थीटा इधर की तरफ बनाया, उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ एरर क्या है, पी ए के बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि पी ए किसके बराबर है, लेंथ ऑफ एरर, पी ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एरर। तो ये लेंथ ऑफ एरर मतलब जो हमने गलती की है उसकी लेंथ है, P1 PA इज द लेंथ ऑफ एरर, और ये लेंथ ऑफ एरर कहाँ दिखा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ मैम ग्राउंड पर दिखा रही हूँ। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या करना है मैम, मुझे बताना है कि आपने जो 0.25 mm की बात की थी उससे हम कैसे करेक्शन करेंगे, उससे हम, अभी स्लोप की बात नहीं कर रही मैं, उससे हम कैसे करेक्शन करेंगे उस कॉन्सेप्ट को यूज करके। अब सुनना, जब मैं मैप और प्लान बना रही थी तो मैंने स्केल क्या सेलेक्ट किया,
1 सेंटीमीटर ऑन शीट इक्वल्स टू S मीटर ऑन ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर ऑन शीट S मीटर ऑन ग्राउंड। सारा ध्यान बोर्ड पे रहेगा। तो इसका मतलब है मैं ये लिख सकती हूँ कि ग्राउंड का जो 1 मीटर होगा उसको मैं 1/s सेंटीमीटर दिखाऊंगी। कहाँ पर? उसको 1/s सेंटीमीटर दिखाऊंगी शीट पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो हमारा शीट पे था वो s मीटर ग्राउंड पे था। 1 मीटर ऑन ग्राउंड 1/s सेंटीमीटर हो गया मैम शीट के ऊपर। तो ग्राउंड का ये जो हमने अभी एरर निकाला, ग्राउंड का जो लेंथ ऑफ एरर है PA, अब देखो जरा ग्राउंड का लेंथ का एरर क्या है? PA। मैम ये लेंथ भी L है, ये वाली लेंथ भी L है। अब थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट तो मैम कॉस का होगा, और थीटा से दूसरे वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा मैम? L साइन थीटा। तो अगर ये L साइन थीटा है तो मैम इसको भी आप L साइन थीटा लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा कि ये वाली चीज अगर L साइन थीटा के बराबर है तो यहाँ लिख सकती हूँ कि जो एरर की लेंथ है ना ग्राउंड पर वो कितनी है? L साइन थीटा। तो L साइन थीटा ऑन ग्राउंड ये शीट पर कितनी हो जाएगी? इज इक्वल्स टू L साइन थीटा डिवाइडेड बाय S सेंटीमीटर ऑन शीट। समझ में आई बात? ये तो मैथ्स चला मैम सारा। हमने क्या किया, ग्राउंड का एक डिस्टेंस निकाला था, लेकिन हमने उसमें गलती कर दी थी। जो गलती थी वो सिर्फ डायरेक्शन में थी। एरर की लेंथ L साइन थीटा थी। यहाँ से तो सिर्फ मैथ्स किया कि अगर 1 सेंटीमीटर S मीटर के बराबर है, 1 मीटर 1/s के बराबर होगा, तो L साइन थीटा बाय S के बराबर होगा। तो ये क्या आ गया मैम? यहाँ से आ गया एरर ऑन शीट, यहाँ से आ गया हमारे पास आ गया एरर ऑन शीट। लेंथ ऑफ एरर, यहाँ से आ गया लेंथ ऑफ एरर। लेंथ ऑफ एरर कहाँ पर मैम? शीट पे कितना एरर होगा? इक्वल्स टू L साइन थीटा डिवाइडेड बाय L साइन थीटा डिवाइडेड बाय S। L साइन थीटा डिवाइडेड बाय S कितना? सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ एरर शीट पे आ गया। लेकिन ये एरर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बताओ? ये एरर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 0.025 सेंटीमीटर से। हाँ मैम, तो L साइन थीटा बाय S हमेशा किससे छोटा होना चाहिए? 0.025 सेंटीमीटर से। तो मेरे को बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ जो मिलेगा वो यहाँ से आया है। तो मैम यहाँ से हमने निकाला क्या? लेंथ ऑफ ऑफसेट निकाल लो ना, L निकाल लो लेंथ ऑफ ऑफसेट। तो मैम यहाँ से L क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0.025 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई S कर दिया डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी? साइन थीटा। मैम नीचे चला जाएगा। तो मैं पेपर के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला देखूं तो याद रखना ज़्यादा आसान है, ये SSC JEE एग्जाम में पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ ऑफसेट अगर निकालना है तो स्मॉल l आ जाएगा। स्मॉल l किसके बराबर है? स्मॉल l इज लेंथ ऑफ ऑफसेट। स्मॉल s किसके बराबर है? मैम स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर S मीटर ऑन ग्राउंड। तो S क्या है? ग्राउंड का डिस्टेंस। S इज द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। S क्या आ गया? डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। और थीटा क्या था? थीटा जो हमारा डायरेक्शन में हम गलती कर रहे थे ना हम अपनी, वो डायरेक्शन वाला एरर है। कितना डायरेक्शन हम अलग उसमें जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ नहीं आया? फाइनल रिजल्ट करना। फाइनल रिजल्ट से हम ये निकालना चाहते हैं हमारा लेंथ ऑफ ऑफसेट कितना हो। ग्राउंड पे आपको ऑफसेट की लेंथ कितनी लेनी है कि अगर मैं कागज पे उसको बनाऊंगी जिसका स्केल 1 सेंटीमीटर S मीटर के बराबर होगा, कि मैं एरर को समझ पाऊं कि वो 0.025 सेंटीमीटर से, अगर मतलब मैं बोलूं 0.025 सेंटीमीटर तक हमने लिमिट किया है ना कि हम इतने ही एरर को पहचान सकते हैं। 0.025 सेंटीमीटर के एरर को ही पहचान सकते हैं, इससे ज़्यादा एरर को हम नहीं पहचान सकते। तो मैंने ये बोला कि अगर आप L लेंथ का ऑफसेट ग्राउंड पे बनाते हो, उसके बाद ये स्केल सेलेक्ट करके उसको शीट पे बनाते हो, तो अगर गलती करोगे भी तो वो हमारी इस लिमिट में होगी, हमें आंखों से देख के पता चल जाएगा कि लाइन में गलती हुई है। अगर इससे छोटी हो गई तो वो हम पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें एरर आया है या गलती हुई। इस बार समझ में आया? इस बार समझ? अच्छा, तो अब देखना, एक बार रिपीट कर रही हूँ और सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने सारी डेरिवेशन कर दी है यहाँ पर,
और मुझे सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब है। क्या हुआ मैम, आप ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे थे ग्राउंड पर, ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर कर रहे थे ग्राउंड पर। आपने ग्राउंड पर एक एल लेंथ का ऑफसेट ड्रॉ किया जो कि पी पॉइंट वाला था। लेकिन क्या हुआ, जब मैं उसको कागज पे बनाने के लिए आई, जब मैं कागज पे ड्रॉ करने आई तो मैंने उसको पी की जगह P1 दिखा दिया। इसकी लेंथ तो मैम एल ही मेजर की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको P1 दिखा दिया। गलती किस वजह से आई मैम, इस थीटा एंगल की वजह। मैंने सिर्फ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए थी, मैंने उसके अलावा कोई और डायरेक्शन ले ली थी, इस वजह से गलती आ गई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लिया पी एक्चुअल पॉइंट था ग्राउंड पर, मैम P1 पॉइंट था जो हमने लोकेट किया ऑन द पेपर। तो एल क्या है, एल वो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या है, जो आपने ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर किया है। ग्राउंड पर कौन सा डिस्टेंस, ऑफसेट, जरूरी नहीं है 90 हो, कोई भी ऑफसेट हो सकता है, ऑब्लिक भी हो सकता है। अब मैम यहाँ एरर कितना था, उसके लिए मैंने पी ए की लेंथ निकाल ली कि अगर ये एल होगा तो ये एल साइन थीटा होगा। अच्छा, अब स्केल जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर जो हमारा शीट के ऊपर है वो एस मीटर बता रहा है मेरा ग्राउंड के ऊपर, एस मीटर बता रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो मैम जब हम लेंथ ऑफ एरर निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ एरर एल साइन थीटा था, कहाँ पर था, ग्राउंड के ऊपर। एल साइन थीटा कहाँ था, ग्राउंड के ऊपर। तो ध्यान रहे ये एल डिस्टेंस मेरा ग्राउंड का डिस्टेंस, पी पॉइंट मेरा ग्राउंड का पॉइंट है। तो जब आप एरर निकाल रहे हो कि ग्राउंड पे कितना आएगा, तो वो एल साइन थीटा के बराबर आ गया। तो मैम जब 1 सेंटीमीटर एस मीटर के बराबर है, तो 1 मीटर ग्राउंड का 1/s सेंटीमीटर होगा शीट के ऊपर। तो ग्राउंड का एल साइन थीटा जो होगा वो शीट के ऊपर कितना होगा, एल साइन थीटा बाय एस सेंटीमीटर होगा शीट के ऊपर। तो शीट पर हम कितने एरर को अलाउ कर सकते हैं जो हमें दिख जाए, तो एल साइन थीटा बाय एस 0.025 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। मैम इसमें एल क्या था, जो हमने ऑफसेट की लेंथ ग्राउंड पे मेजर करी थी। थीटा क्या था, जो हम गलती कर रहे थे, लेना किसी और डायरेक्शन में था, ले किसी और वैल्यू में डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो थीटा वो वाली वैल्यू थी। एस क्या था मैम, जो हमने स्केल सेलेक्ट किया था। तो जब हम ऑफसेट लेने जाएंगे ग्राउंड पर, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, हम लेंथ ऑफ ऑफसेट डिफाइन कर लेंगे कि मैं 20 मीटर या 30 मीटर इतनी ही लेंथ की ऑफसेट ले सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि जो मुझे स्केल बनाना है, नहीं तो मुझे एरर पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको पेपर के लिए अगर बिल्कुल प्रॉपर बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है, यहाँ से पेपर के लिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हो कागज के ऊपर। तो 0.025 सेंटीमीटर और 0.25 mm एरर को डिटेक्ट कर पाओगे, पहला सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है। दूसरी चीज, जब आपका डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन में ही गलती हो रही है, तो लेंथ ऑफ ऑफसेट के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैम ये बनेगा, क्योंकि जेई एई एसएससी जेई के एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो आप साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो इससे ज्यादा लेंथ ही वो कुछ नहीं पूछेगा। तो सिंपल ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अरे 0.025 ही तो आया, एरर इससे कम ही होना चाहिए ना, 0.025 सेंटीमीटर से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए ना। अभी तो हमने ये बात कर रहे हैं शुरुआत से कि मैम ह्यूमन आई से हम इतने ही एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, इतने ही एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये वो मैक्सिमम एरर था जो एक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्टेबल है। अब पेपर के लिए जो जरूरी है, क्या वो बातें आप याद रखोगे, और आप ये इंक्लिनेशन वाली बात कर रहे हो, ये सिर्फ डेरिवेशन बताने के लिए, किसी भी बुक में देखोगे ये सिर्फ डेरिवेशन समझाने के लिए कि इस थीटा की वैल्यू को हम कहाँ से निकाले, इस थीटा की वैल्यू को कहाँ से निकाले। अब जिन जिन को समझ में आ गया एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका मतलब है कि जब मैं साइट पे जाऊंगी तो मुझे पहले ही पता होगा कि मुझे कितनी लेंथ का ऑफसेट वहां पर लेना है। कैसे निकाल लूंगी मैम, हमारे पास स्केल की वैल्यू पता होगी, यहाँ पर स्केल की वैल्यू हमें पता होगी, है ना, स्केल की वैल्यू पता होगी। और ये थीटा की वैल्यू अगर मुझे दी है, मतलब हम कितने डायरेक्शन पर लेना चाहते हैं, 0.025 हमारा एरर है, तो हम इतना लेंथ लेंगे। पेपर में इतना ही पूछेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्यादा बता दिया इवन, मुझे लगता है ज्यादा नहीं बताना चाहिए आपको, ये लास्ट वाली चीज ही, है ना। तो ये आ गया लेंथ ऑफ एरर ऑन शीट, किस वजह से था मैम, सिर्फ यहाँ पर जो गलती हो रही थी, मेंस के एग्जाम में नहीं आता, लव कुमार एक बार भी नहीं आया हुआ है, तो मेंस के एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है।
नहीं आता है, क्योंकि उसमें पूछने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया कि एरर इन लेइंग द ऑफसेट में भी, जब ऑफसेट की वजह से एरर आ रहा है तो किसकी वजह से आएगा मैम, ड्यू टू, मतलब सिर्फ डायरेक्शन की वजह से जो था उसको हमने पढ़ लिया। तो अभी मैम हम जो गलती कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि सिर्फ हम लोग उसको डायरेक्शन गलत बता दे रहे हैं। ये मिनिमम ये डिफाइन है अभी ले, नहीं नहीं नहीं, मिनिमम के लिए नहीं डिफाइन है, मैक्सिमम के लिए डिफाइन है कि आपका जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, मैक्सिमम मतलब कितनी लेंथ पर लिमिट करना पड़ेगा आपको ऑफसेट। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इतना लिमिटेड ही आपको सोना है, तो क्या मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मिनिमम आपको ये इतना ही सोना है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको लिमिट कर दो अपनी नींद 8 घंटे के लिए, तो लिमिट कर दो अपनी नींद 8 घंटे के लिए, इसका मतलब आप क्या समझोगे बताना, कि 8 ही हो सकती है या इससे ज्यादा भी चलेगी। हाँ, अच्छा, माइंड कहीं और है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। चलो थोड़ा थोड़ा एक बार रिकॉर्डेड देखोगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरे का मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रही हूँ। दूसरा केस आता है इसमें एरर इन लेइंग, मतलब डायरेक्शन में भी एरर आ रहा है एंड लेंथ में, एरर इन डायरेक्शन एंड लेंथ मेजरमेंट, मतलब दोनों में ही एरर आ रहा है, लेंथ मेजरमेंट। इसका फॉर्मूला लिखूंगी डायरेक्ट, और मैं गारंटी दूंगी उसमें से आपको ना उसकी डेरिवेशन किसी मेंस में आएगी और ना आपको मतलब आएगा ही नहीं उस। अब देखो क्या है, अब ये कहानी सुनो मैम, पिछले तक तो इतना सीमित था कि हमने इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला था, और आपने बोला कि पी पॉइंट मैम ग्राउंड पे था। पहली बार पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक टफ ही लगता है, और जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी टफ ही लगा था, और इवन मुझे पहली बार समझ में भी नहीं आया था। तो जिसको नहीं समझ आया तो ऐसे मत सोचना कि हमारा दिमाग में कुछ कमी है। आप इसको 2-3 बार देखना, एक बार वीडियो को देखना और एक बार अपने हाथ से सॉल्व करना, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने बाकी डीपीपी में इसका क्वेश्चन भी डाल रखा है, समझ जाओगे। तो मैम पी पॉइंट यहाँ है, अच्छा ये आ गया। अच्छा मैम, पिछले केस में क्या हुआ था कि आपने ऐसा कुछ कहा था कि आप यहाँ से ऑफसेट ले रहे हो, P इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, P इज द एक्चुअल पॉइंट क्या था मैम, ग्राउंड पर था। तो इसकी लेंथ ऑफ ऑफसेट मैम L थी। इस बार जो था, इस बार जो सर्वे करने में गलती हुई है ना, उससे सिर्फ डायरेक्शन में नहीं हुई, उसने क्या किया, जब कागज पे इस P को ड्रॉ किया उसने P1 ड्रॉ कर दिया। तो क्या क्या गलती हुई मैम, एक तो लेंग में गलती हुई, मतलब एक उसने जो डायरेक्शन में गलती की क्या, दूसरी उसने उसकी लेंथ को भी L2 ड्रॉ कर दिया, देख रहे हो। तो दूसरी किस में गलती हुई, लेंथ मेजरमेंट में गलती हुई। अभी अभी गणेश बताती हूँ। तो L एक गलती थी, हमने P पॉइंट यहाँ लेना था पर यहाँ ले लिया। दूसरी गलती हुई कि P पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस L1 लेना था पर L2 ले लिया। तो ये इस एरर का मतलब पता चल गया कि लेइंग में भी गलती है और लेंथ मेजरमेंट में भी गलती है, दोनों में गलती है। ये समझ में आ गई बात। तो अगर दोनों में गलती है तो हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, इस P को P1 से जोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब मैम यहाँ पर तो एरर, पिछले वाला एरर तो मैम वैसे ही रह जाएगा ना, अगर आप 90 डिग्री बना दो तो ये वाला लाइन L है, तो ये वाली एरर तो L साइन थीटा तो मैम वैसे ही आ जाएगी L1 साइन थीटा। पर इसमें आपने गलती और क्या की थी, इसमें आपने गलती डायरेक्शन में, जो आपने लेंथ निकाली उसमें भी गलती कर, दोनों में गलती कर दी। तो x हमारी वो लेंथ है जो हमने गलत मेजर कर दी, थीटा हमारा वो एंगल है जो हमने डायरेक्शन में गलती दिखा दी। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, यहाँ पर देखना ध्यान से, याद भी रह जाएगा। L साइन थीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ से आया मैम, एक ट्राइंगल है, L साइन थीटा ये है, एक x ये है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे। अभी मैं डेरिवेशन नहीं बता रही क्योंकि आती नहीं है पेपर में। तो L साइन थीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय s की वैल्यू लेस देन 0.025 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डाउट में मत बोलना इसका डेरिवेशन करवाओ, क्योंकि करवाऊंगी तो कहीं भी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जरूरत होती है ना जो चीजें मैं अपने आप बता देती हूँ। तो अगर मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ तो मैं वही पढ़ाऊंगी आपको जो पेपर के लिए जरूरी है। और इवन मैं देखो ये चीज भी स्किप नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा आपको एक डेरिवेशन तो जरूर आपके समझ में आ जाए। तो ये बात समझ में आ गई, आया कहाँ से है, सेम मैम वही चीज है, सेम मैम वही चीज है। क्या किया होगा
मैम आपने यहाँ पर पिछले में जैसे लेंथ ऑफ एरर निकाला था एल साइन थीटा, यहाँ लेंथ ऑफ एरर क्या होगा मैम, एक तो एल साइन थीटा है, एक एक्स है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैम हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो पिछले केस में लेंथ ऑफ एरर क्या था, एल साइन थीटा, इस केस में लेंथ ऑफ एरर क्या है, एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर हमने मैम पिछले केस में आपने क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर जो शीट पर है वो एस मीटर ग्राउंड पर है, तो इसमें भी सेम चीज ही तो की है, 1 मीटर 1/s सेंटीमीटर। तो मैम इसका मतलब अंडर रूट एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका ये इतना मीटर ग्राउंड पर है, तो मैम अगर इसको शीट पर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एस हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू मैम क्या है, जो शीट के ऊपर लेंथ ऑफ एरर आ रहा है किससे कम होनी चाहिए, लेस देन 0.025। लो अब जो बोल रहा था डेरिवेशन करवाओ, सीधा मत लिखो, हो गया। अगर पिछला आएगा, पिछला वाला समझ आ गया तो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर पिछला समझ में आ गया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको समझने में, क्योंकि इसमें हमारा जो एरर था ना रिजल्टेंट, वो ये था, पिछली ये भी था, लाइन की लेंथ भी थी और डायरेक्शन। अभी क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। अभी क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कैसे आया, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा बता दिया, आपको याद रखना है बस, डायरेक्शन में आपके पास ये 2 चीजें आई, ये 2 चीजों के लिए ये वाला ट्राइंगल याद रहेगा। क्लियर, कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि जो जब क्लियर होता है तो आप लोग लिखते नहीं हो, जब नहीं क्लियर होता तो जल्दी जल्दी सारे डाउट्स बताते हो, तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं समझ आया है। तो सेकंड हो गया एरर, अगर आपका डायरेक्शन में भी आ रहा है और एरर आपका लेंथ मेजर करने में भी आ रहा है। अब आप आगे चलिए, आगे चलते हैं। छोटी सी चीज है इसके आगे, छोटी सी क्या है, ध्यान से देखिए। लीनियर मेजरमेंट को बस हम खत्म कर रहे हैं। देखो तो मैम हमने अभी क्या टॉपिक देखा, 2 करेक्शन पढ़ ली। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट में मेरे को पेपर के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं और 0.025 सेंटीमीटर याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। 2 तरह के एरर हो सकते हैं, पहला इन लेइंग डायरेक्शन ले करने में, और लेंथ मेजर और डायरेक्शन में, ऑफसेट में 2 ही एरर है मैम। अच्छा, उसके बाद छोटी सी चीज क्या है, फील्ड वर्क इन चेन सर्वे। जब मैं चेन सर्वे करूंगी फील्ड पे तो क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको करने के लिए, तो कुछ लोगों को अगर नहीं क्लियर होगा तो रिकनेंस क्या होता है, यहाँ लिखा है सबसे पहले रिकनेंस, हिंदी में लिखा है आवीक्षण। रिकनेंस का मतलब मैं समझाती हूँ। अब हम जाते हैं हमने पहले लेक्चर के दिन, पहले लेक्चर वाले दिन मैंने क्या बोला था, आपकी मैम ने एक जमीन खरीदनी है, तो जब मैं जमीन खरीदने जाऊंगी या जमीन खरीदने से पहले मैं देखूंगी कि इससे एयरपोर्ट कितना दूर है, इससे सब्जी मंडी कितनी दूर है, इससे मॉल कितना दूर है, इससे बस स्टैंड कितना दूर है, या इससे रोड कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, मेरा ऑफिस कितना दूर है। तो मैंने जमीन खरीदने से पहले ये सारी चीजें ऑब्जर्व की, अपने आसपास क्या है, तो सिर्फ अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना मतलब रिकनेंस, इसको बोलते हैं रिकनेंस। रिकनेंस समझ में आया क्या होता है। तो अगर मैं आपको ग्राउंड पर जाकर बोलूं कि इस एरिया का सर्वे कीजिए, तो आप क्या करेंगे, मेन स्टेशन सर्वे को जो कवर कर रहे हो, जो एरिया को कवर कर रहे हो, वो मेन स्टेशंस को सबसे पहले मार्क करोगे, बस आपको ऑब्जर्व करना है, उसको बोलते हैं रिकनेंस। रिकनेंस का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लेकर जाना है, आसपास की चीजों की डिटेल कलेक्ट करनी है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन। प्रीलिमिनरी मतलब जो पहले की जाएगी, का मतलब है मैम प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया। इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया मतलब ये देखूंगी कि इस एरिया में रोड कहाँ पर है, रेलवे लाइन कहाँ पर है, एयरपोर्ट कहाँ है, ये देखना है। दूसरी चीज है मार्किंग ऑफ द स्टेशन। अब मैंने एरिया तो देख लिया, फ्लैट था या नहीं था या हिल थी, उसके बाद उस एरिया को कवर करने वाले मैं मेन स्टेशन को ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। मेन सर्वे स्टेशंस हमने सेलेक्ट कर लिए कि क्या होने चाहिए। तीसरे स्टेप में मैम रनिंग द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन को रन करने का मतलब पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस निकालना था वो शुरू कर दिया, ए से बी से डी। तो सर्वे लाइन क्या है, मेन सर्वे लाइन आपकी रन कर रही है, तो एरिया में भी करती है मेन सर्वे लाइन, आपको पता है। उसके बाद
मैम डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए आपने इसके आसपास ऑफसेट लेने शुरू कर दिए, चाहे वो 90 डिग्री पर हो सकते हैं या फिर वो आपके किसी और पर्टिकुलर एंगल पर हो सकते हैं, जिसको हमने ऑब्लिक ऑफसेट बोला था। तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले आपने जस्ट एक ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन लिया, आसपास क्या है, कहाँ मैं स्टेशन मार्क कर सकता हूँ, दूसरे नंबर पे स्टेशन मार्क किए, तीसरे नंबर पे आपने उनके बीच डिस्टेंस निकाला और चौथे नंबर पे आप ऑफसेट बनाओगे ताकि आप डिटेल कलेक्ट कर सको। तो ये चारों को इसी सीरीज में याद रखना, कई बार 1 2 3 4 करके आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब डाउट के लिए पूछा जाए तो आप डाउट पूछ लें, ठीक है। डाउट अभी एक बार ये कंप्लीट कराने दो मुझे, उसके बाद डाउट पूछ। क्लियर हो गया ये चारों स्टेप्स क्या है? एक चीज आपको क्लियर करवा देती हूँ, हम कर्व्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कहीं लिखा होता है चेनेज ऑफ अ पॉइंट, अगर कहीं लिखा होता है चेनेज ऑफ पॉइंट, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैम अगर यहाँ से सर्वे वर्क आप स्टार्ट कर रहे थे ए पॉइंट और सर्वे करते करते आप बी पे पहुंचे, बी पे क्या था, एक बिल्डिंग थी, तो ए से लेकर बी तक के बीच का डिस्टेंस मैम 200 मीटर था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसको मैं बोल दूंगी बी की चेनेज, मतलब चेनेज ऑफ पॉइंट बी। चेनेज कितनी हो गई बी पॉइंट की? 200 मीटर। तो चेनेज का मतलब होता है जहां से मैंने सर्वे शुरू किया है वहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना। अगर मैं आपको बोलूं ए पॉइंट की चेनेज कितनी है, तो वो बताओ मुझे, ए पॉइंट की चेनेज कितनी है? इस लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे ए पॉइंट की चेनेज क्या होगी? हाईवे इंजीनियरिंग में अलग होता है। हाईवे में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी को ज्वाइन करना है तो जो सर्वे लाइन में किए जाते हैं वो अलग होते हैं, वो मैं हाईवे में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो आप बताओ स्टार्ट पॉइंट का चेनेज कितना होगा? 0 होगा। जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट पर आगे बढ़ते जाओगे वहां पर चेनेज क्या होगी? बिल्कुल सही बोल रहे हो कि डिस्टेंस आगे जाते हुए बढ़ता जाएगा। सरस्वती मेरी क्लास में आप हो, पहले भी मेरी क्लास में एक सरस्वती नाम की लड़की आती थी ना, मुझे याद है। अच्छा, अब देखिए, ये तो ऐसा फेमस क्वेश्चन है और इसमें कुछ है नहीं जो इतना फेमस इसको बना दिया गया है। तो अब देखिए ये चीज आप मुझे आंसर करेंगे, रेंजिंग की क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? रेंजिंग का मतलब क्या होता था? इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट जो आप अपने घर पर बैठे हो, बताओ हमारे बीच क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? अगर मैं बोलूं आपके और मेरे बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वही हमारी रेंजिंग की ऑब्स्ट्रक्शन। सामने मेरे कैमरा है और इस तरफ मैं हूं, अगर मैं बीच में एक दीवार लगा दूं, क्या कैमरा और मेरे बीच वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी? रेंजिंग का मतलब क्या होता था? इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना। अगर आपको सामने वाली रेंजिंग रोड नहीं दिख रही है, वो रेंजिंग की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मतलब आपको मैम दिखाई नहीं देगा जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो रेंजिंग की ऑब्स्ट्रक्शन है। बताओ अब रेंजिंग की ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है, ये बता दीजिए। क्या बिल्डिंग जो है, क्या बिल्डिंग रेंजिंग की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या कोई बड़ी सी हिल आ जाए वो इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और कैमरे और मेरे बीच में तो कुछ भी, कोई बड़ा सा एक हट्टा कट्टा इंसान भी आ जाए तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना। अच्छा, चेनिंग की ऑब्स्ट्रक्शन बता दो। चेनिंग का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ग्राउंड पर चेन को बिछा रहे हैं, ग्राउंड पर चेन को बिछा रहे हैं। जब आप चेन को ग्राउंड पे बिछाओगे तो बीच में क्या ऑब्स्ट्रक्शन आपकी चेनिंग की हो सकती है? ट्रीज भी हो सकते हैं, बिल्कुल बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ट्रीज या डेंस फॉरेस्ट हो सकता है। अब चेन को भाई ऐसे बिछाकर डिस्टेंस मेजर करना है, कौन सी चीज होगी जो चेन के बीच में आ जाए जब मैं लेंथ नहीं मेजर कर पा रही हूँ? तो मैम रिवर हो सकता है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है। अच्छा अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ना चेन बिछ पा रही है और ना ही मुझे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? वो बोलेंगे विजन और चेनिंग दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर मैं बोल सकती हूँ रेंजिंग एंड चेनिंग दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो रेंजिंग और चेनिंग दोनों में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा? रेंजिंग और चेनिंग दोनों में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन होगी? दोनों के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बोल सकती हूँ, बिल्डिंग बोल सकती हूँ, बताओ। बिल्डिंग अगर भी आ जाए तो बिल्डिंग के बीच से कहां से चेन लेके जाओगे? हिल के केस में आपको बताया था, हिल के केस में मैम आपने स्टेपिंग मेथड समझाया था या ब्रेकिंग टेप बताया था, आप लेंथ
मेजर कर पा रहे हो, चेन को एटलीस्ट बिछा तो पा रहे हो हिल के ऊपर, पर बीच में एक बड़ा सा बिल्डिंग है और मुझे इस यहाँ और वहां के बीच डिस्टेंस मेजर करना है, तो चेन नहीं बिछ पा रही है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया मेरा बिल्डिंग। फॉग मत बोलो यार, फॉग नहीं बोलो मनोज, क्योंकि धुंध आ जाना ये तो हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है ना। क्लियर हो गया? बताओ, विजन मतलब चेनिंग में भी ऑब्स्ट्रक्शन है और रेंजिंग में भी ऑब्स्ट्रक्शन है। डेंस फॉरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब एक घना जंगल होगा तो हो सकता है मुझे रेंजिंग रोड भी ना दिखाई दे और मैं चेनिंग भी ना कर पाऊँ, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन दोनों के लिए हो जाएगी, तो वो गणेश बस मुझे 1 मिनट दीजिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विजन एंड चेनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को तो बताइए। अब यहाँ से देखो, एसएससी जेईई में नहीं देखा है मैंने सवाल, लेकिन मैंने देखा है आपके स्टेट के पेपर में। सब क्या बोला जाता है मैं आपको बताती हूँ। अब क्या होता है कि हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन करते हैं ना ग्राउंड पर, तो हम नोट कहाँ करते हैं? उसको हम नोट करते हैं फील्ड बुक के ऊपर। तो हम नोट करते हैं फील्ड बुक के ऊपर। शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी भी। 2 तरह की फील्ड बुक होती है। जैसे आपकी अपनी कॉपी है जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, वैसे ही कॉपी का कागज़ है, वैसे ही कॉपी का एक कागज़ है, तो वैसी ही हमारी फील्ड बुक भी होती है। अच्छा, फील्ड बुक जो होगी हमारी, जो फील्ड बुक होगी हमारी, वो 2 तरह की होती। एक होती है सिंगल लाइन फील्ड बुक, एक होती है हमारी जो मैंने पहली बनाई है, ये सिंगल लाइन फील्ड बुक। सिंगल लाइन फील्ड बुक, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जितनी भी मेजरमेंट ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल की है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? मैम फील्ड बुक पे करेंगे। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी मेजरमेंट करेंगे कहाँ करेंगे? फील्ड बुक पे करेंगे। एक सिंगल लाइन फील्ड बुक होती है और दूसरी होती है डबल लाइन फील्ड बुक। डबल लाइन फील्ड बुक, जनरली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लाइन का रहता है वो 1.5 सेंटीमीटर रहता है। मैम इस फील्ड बुक में वैल्यू को कैसे डालते हैं? अब क्या करेंगे, मान लो जब मैंने सर्वे करना शुरू किया तो ए पॉइंट से मैंने डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया था। ये मेरा ए पॉइंट है। मैं यहाँ से थोड़ा आगे गई, इस तरफ एक ट्री था, तो मैंने एक ऑफसेट लिया, इस ट्री को दिखा दिया। सी से 10 मीटर के डिस्टेंस था। सी से मैं ई पर गई, इसके इस तरफ यहाँ से 15 मीटर के डिस्टेंस पे मैम एक बिल्डिंग थी, तो मैंने उस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट किया। इधर आने पर यहाँ पर भी कोई एक पॉन्ड था, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। तो मतलब जैसे जैसे मैं चलती जा रही हूँ, जो मैं मेन सर्वे लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर करती और ऑफसेट मेजर करती हुई जा रही हूँ, उसको इस तरीके से दिखाऊंगी। और जो डबल लाइन फील्ड बुक है उसमें क्या करती हूँ मैं, उसमें मैं अपना डिस्टेंस यहाँ लिखती हूँ। इनिशियली मैं ए पॉइंट पे थी, यहाँ पर अगर मैं बी पॉइंट लिख रही हूँ तो मैंने 10 लिख दिया, मतलब ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 है। बी से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 है। सी से ई, मतलब यहाँ से लेकर डिस्टेंस मेजर करते हुए लिख रही हूँ मैं ये रेफरेंस से। 0 से यहाँ तक 10, 0 से यहाँ तक 15, 0 से यहाँ तक 30, 0 से यहाँ तक 60। तो ऐसे आप बीच में डिस्टेंस लिख रहे हो और ऑफसेट को आप बिल्कुल वैसे ही डिनोट करते जा रहे हो जैसे वो है। जैसे ये ऑफसेट हो गया मैम, ये वाला ऑफसेट हो गया, आपने बिल्डिंग दिखा दी। पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है? पेपर के लिए याद रखना है, एक तो फील्ड बुक का साइज, जितनी भी मेजरमेंट होती है फील्ड बुक में नोट करते हैं। फील्ड बुक में मेजरमेंट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे हमेशा फील्ड बुक। और मैम सिंगल लाइन और डबल लाइन फील्ड बुक में से, सिंगल और डबल लाइन फील्ड बुक में से अगर मैं आपसे पूछूं किसमें हमें ज़्यादा खाली जगह दिख रही है जिसमें हम अच्छे से चीज़ को दिखा सकें, तो मैम डबल लाइन फील्ड बुक में क्या है, 2 लाइंस की वजह से ये वाला स्पेस जो है ये थोड़ा सा कम हो गया है। ये वाला स्पेस जो यहाँ से यहाँ तक नजर आ रहा है थोड़ा कम हो गया है, पर सिंगल लाइन में हमने इस स्पेस को, जो बीच वाली डबल लाइन है उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये खाली जगह जो है बढ़ गई है। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दिखानी है तो मैं इस सिंगल लाइन फील्ड बुक को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ज़्यादा डिटेल में दिखानी है तो ताकि हमें सारी चीज़ें बड़ी दिखे, उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। और मैम इस वाले को हम जनरली ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो ऑर्डिनरी वर्क होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में मैप दिखाना है। तो ऑर्डिनरी वर्क जैसे आप कॉलेज में काम करोगे तो आप इस डबल लाइन फील्ड बुक का यूज़ करोगे। तो लिखा है यहाँ पर कि सिंगल लाइन फील्ड बुक इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल। लार्ज स्केल हर चीज को डिटेल में दिखाना है, मैंने पहले बता दिया था। लार्ज स्केल का मतलब है डिटेल में दिख रहा है,
मतलब हर बड़ी बिल्डिंग को भी दिखा पा रहे हो, हर एक चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। एंड डिटेल्ड डायमेंशन वर्क, डिटेल्ड डायमेंशन वर्क। और डबल लाइन फील्ड बुक इज मोस्ट कॉमनली यूज, ज्यादातर कॉलेजेस में आप इसको यूज करोगे फॉर ऑर्डिनरी वर्क। तो पेपर के लिए याद रखना, ऑर्डिनरी वर्क के लिए कौन सी फील्ड बुक होती है, लार्ज स्केल के लिए कौन सी फील्ड बुक होती है। और फील्ड बुक का जनरली जो साइज है वो 20 से 12 सेंटीमीटर होता है। और जब भी मैं चेन और टेप से मेजरमेंट लूंगी तो हम उसको फील्ड बुक में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बताइए। तो पेपर में सिर्फ ये 3-4 जो स्टार लगाए यहीं से ही सवाल आते हैं। फील्ड बुक का साइज क्या होता है, कैसे मेजरमेंट करोगे, कब सिंगल लाइन फील्ड बुक यूज करोगे और कब डबल लाइन फील्ड बुक यूज करोगे। लास्ट टॉपिक लीनियर मेजरमेंट का, लास्ट टॉपिक जो लीनियर मेजरमेंट का मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक बार देख लेना। एसएससी जेई में तो नहीं पूछा गया है लेकिन वेरियस स्टेट एग्जाम्स में पूछा है। और आप इतने अलग अलग जगह से हो, जितना मुझे लगता है अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो आप लोग अगर देखो तो किसी स्टेट में आता है किसी में नहीं। मुझे सबको कंसीडर करके पढ़ाना है तो ये भी बताना पड़ेगा, तो ये इसको नोट डाउन कर लेना बाद में। तो ये क्या है कि जब मैं यहाँ पर एक सर्वेयर हूँ और मेरे सामने बिल्कुल एक सर्वेयर खड़ा है, तो मुझे उसको डायरेक्शन देनी है। जब मैं रेंजिंग कर रही हूँ, जब मैं रेंजिंग कर रही हूँ तो मुझे उसको बोलना है कि तू अपने राइट साइड जा। आप मुझे बताना, मैं आपको इस तरफ को डायरेक्शन दे रही हूँ, मैं मेरा ये राइट है लेकिन आपको क्या शो हो रहा है, ये लेफ्ट दिख रहा है ना। अगर मैं आपको इस तरफ को डायरेक्शन बोल रही हूँ तो आपको रेंजिंग रोड को इस तरफ ले जाना है। तो मेरा राइट है पर आपका क्या है, लेफ्ट है, तो आपको इस डायरेक्शन में ले जाना। तो वही लिखा है कि अगर रैपिड स्वीप विद राइट हैंड, अगर मैं राइट हैंड से ऐसे करूंगी तो जो सामने सिग्नल जो असिस्टेंट को मिलेगा उसको किस तरफ जाना है, उसके लेफ्ट में जाना। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ अपने इस तरफ जाओ, तो बताओ आप अपने किस साइड जा रहे हो, अपने राइट में या लेफ्ट में, बताओ जरा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप अपने इस तरफ जाइए तो इसका मतलब है वो आपका लेफ्ट है। अगर मैं इस डायरेक्शन की तरफ जाने को बोल रही हूँ तो जो सामने असिस्टेंट है जो आप है वो आप किस तरफ जाने को बोल रहे हैं, आप अपने लेफ्ट, मतलब मेरा लेफ्ट है और आपका राइट है ना। मूवी में आता है ना, मूवी का डायलॉग है ना कि अपने लेफ्ट में जा, तेरा लेफ्ट या फिर मेरा लेफ्ट। तो वैसे ही मेरा लेफ्ट और आप लोगों का राइट। यूपी सुल्तानपुर वेस्ट बंगाल, तो लेफ्ट राइट वाली जो चीज है उसको ध्यान रखना। बस इतनी सी है कि अगर सर्वेयर का सिग्नल राइट हैंड होगा तो असिस्टेंट के लिए उसको लेफ्ट साइड मूव करना है। तो देखो अगर वो स्लोली स्वीप कर रहा है तो मतलब सामने वाले बंदे को धीरे 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 राइट साइड में जाना है। अगर वो राइट आर्म एक्सटेंड कर रहा है, कंटिन्यू टू मूव योर लेफ्ट, है ना। अगर बोथ हैंड्स अबव एंड देन डाउन कर रहा है, इसका मतलब रेंजिंग आपने बिल्कुल सही की। तो मैम इसकी इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि जब बहुत दूर हम 2 पॉइंट्स के बीच रेंजिंग कर रहे होते हैं तो मेरी आवाज़ दूसरे तक जाएगी नहीं। अब मेरी आवाज़ ऐसी तो है नहीं कि पहले से गले में माइक लगा हुआ है, कुछ लोगों की आवाज़ होती है वैसी। तो मैं कहाँ बोलूँगी कि साइड हो जाओ, इस तरफ जाओ, स्लो जाओ या फास्ट जाओ। तो हैंड सिग्नल्स का यूज़ करना पड़ता है जब हम रेंजिंग कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए है। ठीक है, क्या आप अपने नोट्स में बाद में लिख लेना, 6 इसमें कॉलम है, एक थोड़ा सा आइडिया लिख लेना कि सर्वेयर का जब राइट होगा तो असिस्टेंट का वो लेफ्ट होना ना। तो बस इतना ही था जो मैंने इसमें आपको समझाना था, और ये जो क्वेश्चन था जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी। अब मुझसे डाउट पूछो, जो भी आप डाउट बोल रहे थे। बिहार कानपुर, नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है वैसे कि आप इतनी दूर दूर से पढ़ रहे हो, इतने अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो। मतलब अगर मैं ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन करूँ ना, अपना इंडिया का मैप इमेजिन करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और इंडिया के मैप में वो छोटे छोटे अगर मुझे आप पॉइंट्स की तरह दिखाई दो तो कितनी जगह पर स्प्रेड हो जो आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन था जो भी मैं आपसे बोल रही थी कि इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, इसका आंसर आप क्या करोगे। 20 मीटर चेन गेट डिस्प्लेस फ्रॉम द करेक्ट अलाइनमेंट फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय एस मीटर। तो इसका मतलब द एरर इज कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला, एरर इज करेक्ट कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला। अक्षय शिमला से हो, मैं भी शिमला से ही हूँ। एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। तो करेक्ट आंसर क्या है, एच स्क्वायर बाय 2l, एच स्क्वायर बाय l। कभी आपकी जगह घूमने आएंगे तो आप लोग हमें बताना जरूर, है ना। एच स्क्वायर बाय 2l। चलिए
तो अभी आप मुझसे डाउट पूछो, जिसको लीनियर मेजरमेंट में जो भी डाउट आए हैं, अभी तक जो लीनियर मेजरमेंट में डाउट आए हैं वो जल्दी से पूछ लो। आज मैं ब्रेक थोड़ा सा लेट दूंगी आप लोगों को, 5-10 मिनट लेट दूंगी। जिसको डाउट आए हैं वो बताइए। तो लीनियर मेजरमेंट में देखो हमने शुरू कैसे की थी कहानी। हमने लीनियर मेजरमेंट में शुरू कैसे की थी कहानी मैम। सबसे पहले तो हमने देखा था कि मेन सर्वे लाइंस क्या होती है। जिसको डाउट है वो लिख लेंगे, मेन सर्वे लाइंस क्या होती है। मेन सर्वे लाइन के बाद मैम हमने देखा इक्विपमेंट मतलब चेन और टेप कितनी तरह की होती है। उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी एक्सेसरीज यूज होती है, कौन कौन सी एक्सेसरीज होती है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। फिर मैम हमने देखा एक्सेसरीज के बाद कि हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ एरर क्या है और उसमें हमें करेक्शन कैसे लगनी। फिर हमने देखा कि आज जैसे एरर और करेक्शन के बाद लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट की लेंथ को लिमिटिंग करना है तो वो कैसे करें। बाकी इसी के बीच हमने ये भी पढ़ लिया कि चेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, चेनिंग का प्रोसेस क्या होता है और रेंजिंग का प्रोसेस क्या होता है। चेनिंग कितनी तरह की होती है और रेंजिंग है वो कितनी तरह की होती है। ये वाला टॉपिक भी हो गया और लास्ट में हमने कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आई होप मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आधी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ मैं कंटिन्यू ही रख रही हूँ तो और सोनू, अरे थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर मेजरमेंट। मैम लीनियर मेजरमेंट में हमने क्या किया था, दो पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि हमने आज के टारगेट में लिखा है कि कंपास सर्वे का बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर हम आज 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। लीडर फॉलोअर चेन किए घूमते हैं, चेनिंग में चेन लेके घूमते हैं, बिल्कुल सही बात है। लीडर आगे आगे जाएगा, फॉलोअर पीछे पीछे जाएगा और दोनों ने हाथ में क्या पकड़ा होगा मैम, एरोज पकड़े होंगे। अनुराग जो आज डेरिवेशन किया इसको एक बार फिर से देखना, मेरी सुन लो बस इतनी सी, क्योंकि पहली बार में बहुत बार होता है कि क्लियर नहीं होता। आपने क्या करना है, एक बार आज का लेक्चर देखना है, फिर से देखना है, दूसरी बार अपने हाथ से उस डेरिवेशन को सॉल्व करना है दूसरी बार। फिर जब ये दोनों कर लोगे, अगर फिर भी समझ नहीं आता तो मुझे अनुराग आपने लाइव क्लास में बताना है, मुझे नाम याद हो गया आपका। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे डाउट पूछना या उस डाउट वाले पोर्टल में पूछ, पर ये दो काम करने के बाद पूछना। ठीक है, इनडेफिनेट सर्वेज, इनडेफिनेट सर्वेज फीचर, ये किसी क्वेश्चन में आया है गणेश तो मुझे बताइए। इनडेफिनेट सर्वेज में मैंने क्या बताना है। इनडेफिनेट सर्वेज, इनडेफिनेट का तो मतलब है कि जिसको हम डिफाइन ही ना कर पाए, तो हम डिफाइन ही ना कर पाए उसका मतलब तो इनडेफिनेट वो हो गया। तो इसमें मुझे क्या बताना है वो बताइए। ब्रेक दूंगी अभी 5 मिनट, इसका इंट्रोडक्शन लेकर जाएंगे। देखो, आपने कंपास को यूज किया है क्या कभी, आपने कंपास को यूज किया है क्या कभी, ये बताना जरा मुझे। आपने कंपास को यूज किया है कभी, कॉलेज में यूज किया है कंपास को, या आपने मूवीज देखी होगी और उन मूवीज में आपने देखा होगा वो लोग कंपास को किस लिए यूज कर रहे होते थे। कुछ मूवीज में मैम आपने कंपास को देखा होगा और लोग कंपास को किस लिए यूज करते थे, डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं ना, डायरेक्शन देखने के लिए कंपास का यूज करते हैं, बताइए जरा। हाँ मैम, डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। अगर आपने देखा हो, क्या आपके फोन में भी कंपास होती है, आज के टाइम में फोन में भी कंपास होती है, बिल्कुल होती है। तो कंपास की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं मैम, हमने डिस्टेंस तो मेजर कर लिया, अब बात आती है एंगल मेजर करने की। तो कंपास की हेल्प से हम लोग करेंगे एंगल मेजर, कंपास की हेल्प से हम करेंगे एंगल मेजर। अब कंपास की हेल्प से अगर हमें एंगल मेजर करना है, एंगल मेजर करना है तो हम वो कैसे करते हैं। डायरेक्शन की बात बिल्कुल सही बोली है और मैं आपको बताऊंगी अभी डायरेक्शन वो कौन सी बताती है। जब मैं बात कर रही हूँ एंगल मेजर, तो एंगल हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है और दूसरा हमारा वर्टिकल एंगल होता है। कंपास की हेल्प से हम कौन सा एंगल मेजर कर पाते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल या फिर वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जहां मैं खड़ी हूं, मान लो ये मेरा एक हाथ है जो कि एक सीधी लाइन जा रही है और मेरे राइट साइड में कॉर्नर है एक दीवार का, तो इस सीधी लाइन से लेकर इस कॉर्नर तक का जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल है मैम, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है।
और वर्टिकल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जिस रूम में मैं अभी हूँ उसके बॉटम वाली, उसकी सीलिंग से लेकर उसके फ्लोर और सीलिंग के बीच जहां मैं हूं उनके बीच जो एंगल है वो वर्टिकल। तो कंपास की हेल्प से हम कौन सा एंगल मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। तो ये हमारी वो ब्रांच होती है सर्वे की इन विच अ पॉइंट इज लोकेटेड बाय एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सर्वे के प्रिंसिपल। तो अब मैं नया पॉइंट जब भी लोकेट करूंगी तो कैसे करूंगी? एक मैं एंगल मेजर करने वाली हूँ और दूसरा मैं डिस्टेंस मेजर करूंगी। तो कंपास में हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। अच्छा, प्रोसेस इन विच वी एस्टेब्लिश द न्यू कंट्रोल पॉइंट बाय टेकिंग लीनियर मेजरमेंट एंड बाय टेकिंग एंगुलर मेजरमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ रहे थे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्या इसी को ही हम ट्रेवर्स सर्वे बोलते हैं? क्या इसी को ही हम ट्रेवर्स सर्वे बोलते हैं? बोलने का मतलब है कि मैम जब आप यहाँ पर हो, कोई एक पॉइंट ए है, जब मुझे नया पॉइंट लोकेट करना है तो मैंने ए से एक एंगल थीटा मेजर कर लिया और ए से बी के लिए एक डायरेक्शन, ए से बी के लिए एक एक्स डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, तो आपने एक नया पॉइंट लोकेट किया। तो मैंने ए से बी की जब पोजीशन को बताना था कि बी कहाँ है, मैंने क्या क्या बताया? एक मैंने यहाँ पर थीटा बताया और दूसरा मैंने एक्स मतलब यानी कि दूसरा मैंने यहाँ पर डिस्टेंस बताया। तो मतलब जब भी हम एक नया पॉइंट लोकेट करने के लिए एक डिस्टेंस मेजर करें और एक एंगल मेजर करें तो उसको हम सर्वे को क्या बोलते हैं? उस सर्वे को हम बोलते हैं ट्रेवर्स सर्वे। अब अगर आप एंगल को मेजर जो कर रहे हो ना, अगर आप एंगल को मेजर किसकी हेल्प से कर रहे हो? अभी मैम हम सीखेंगे कि कंपास से कैसे करते हैं। अगर आप एंगल को कंपास की हेल्प से मेजर करके इस ट्रेवर्स सर्वे को कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कंपास ट्रेवर्सिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? कंपास ट्रेवर्सिंग। मतलब ट्रेवर्स कैसे बना रहे हैं? मैम कंपास की हेल्प से एंगल मेजर कर रहे हैं और लाइन की लेंथ को किससे मेजर करेंगे? लाइन की लेंथ को अभी भी हम चेन या फिर टेप की हेल्प से मेजर करेंगे। तो वो ट्रेवर्सिंग जिसमें हमने एंगल कंपास की हेल्प से मेजर किया और डिस्टेंस को चेन और टेप की हेल्प से मेजर किया, उस ट्रेवर्सिंग को बोलते हैं कंपास ट्रेवर्सिंग। कंपास हमारे किसके काम में आती है? एंगल को मेजर करने के काम में आती है। और कंपास हमारी, हम जो पढ़ेंगे इस कंपास सर्वे वाले चैप्टर में, वो दो तरह की होती है। अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, वो अभी हमने थोड़ी देर बाद सीखनी है। ये दो फोटोज हैं लेकिन आपको धीरे धीरे इन दोनों के बारे में बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। जो पहली वाली कंपास है, ये भी कंपास है और ये भी कंपास है, हमने इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। तो पहले वाली जो है मैम वो हमारी प्रिज्मेटिक कंपास है। ये क्या होता है अभी नहीं पता, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैम ये वाली कंपास जो होती है ये कौन सी है? ये सर्वेयर कंपास है। किसके काम में आती है? हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के काम में आती है। कंपास सर्वे के जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि न्यूमेरिकल के बिना हम उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व करवाने ही पड़ेंगे। तो ये पता चल गया मैम, अभी तो सिर्फ यही, अभी लिखना मत इसको। दो तरह की कंपास है, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? मैम हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ की शेप क्या है? जियोइड है। तो पहले हमने अर्थ के बारे में समझा, फिर हम जमीन पर आए, मतलब लैंड सर्वे पे आए, फिर जमीन पे आके फिर हमने चेन और टेप को यूज किया। तो शुरुआत कहाँ से की थी? मैम अर्थ से आपने शुरुआत की थी जब इंट्रोडक्शन चैप्टर बताया था, लेकिन यहाँ पर भी हम वैसे ही शुरुआत करेंगे। बहुत ही सिंपल कहानी है, बस 2-3 डेफिनेशन है। आज छोटा सा मतलब ब्रेक जो है थोड़ा सा कम टाइम का मिलेगा। देखो जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए यहाँ बनाती हूँ इसको तो अच्छे से बता पाऊंगी। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। अब आपको पता है अर्थ की ये शेप तो है नहीं, लेकिन मैंने इसको समझने के लिए बना दिया। मान लिया कि हमारी ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, अच्छा अब मान लेते हैं, अब ये तो आप, ये अर्थ तो बाहर चली गई, इसको थोड़ा सा इस तरफ लाना पड़ेगा। अर्थ को थोड़ा बोर्ड से बाहर तो नहीं ले जाना पड़ेगा ना। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब आपको ये तो पता है ना मैम, अर्थ का जो नॉर्थ होगा यहाँ पर होगा और अर्थ का जो साउथ होगा यहाँ पर होगा। बताओ
आपको पता है कि मैम अगर ये मैं एक इमेजिनरी एक्सिस दिखाऊं तो अर्थ ऐसे करके घूम रही है, जिसकी वजह से मैम दिन रात हो रहे हैं। अर्थ जो हमारी पृथ्वी जो है, जो अपनी एक्सिस के अबाउट जब चक्कर लगाएगी तभी तो दिन और रात हो रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वो हमारी नॉर्थ और साउथ वाली एक्सिस, सीधी नहीं है, टिल्टेड है, हमने पढ़ना नहीं है उसके बारे में। तो ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ, इसी नॉर्थ और साउथ को क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्रू नॉर्थ को ही हम ट्रू नॉर्थ बोल देते हैं, या इसी को ही हम जियोग्राफिकल नॉर्थ भी बोल देते हैं। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें कंपास सर्वे पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। तो अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट मैम ऐसे करके घूमेगी, वो नॉर्थ और साउथ पर, जहां पर इमेजिनरी, अर्थ को काट तो सकते नहीं है, तो जहां से वो पास करेगी, ये वाला जो साउथ होगा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रू साउथ। को क्या बोलेंगे हम? ट्रू साउथ। और इसी को हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल साउथ। इसी को हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल साउथ। ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ और जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्लियर है क्या? ट्रू क्यों बोला? क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कभी अर्थ का मन कर रहा है तो किसी और एक्सिस के अबाउट कभी टेढ़ी हो गई, कभी इस डायरेक्शन में घूमने लग गई। ट्रू बोला क्योंकि ये हमेशा फिक्स है और ये हमेशा वैल्यू ट्रू ही रहने वाली है, इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी। अब यहाँ पर एक टर्म आती है, बोलते हैं कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है। मैं आपको जैसे समझाऊंगी एकदम आसान है, एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक ए पॉइंट बनाती हूँ अर्थ के सरफेस पे, इमेजिन ही कर रहे हैं मैम, एक पॉइंट ए बना दिया, तो ए का ट्रू मेरिडियन बताने का मतलब क्या है? ए का ट्रू मेरिडियन का मतलब है मैम ए से जाती हुई लाइन जो अर्थ सरफेस पर भी कट करे और अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पर भी जाकर मिले। मैम ए का ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या है? इस पॉइंट से जब आप मैम एक लाइन बनाओ, वो अर्थ के सरफेस से होती हुई ट्रू नॉर्थ पर भी मिले, ट्रू साउथ पर भी मिले, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रू मेरिडियन ऑफ पॉइंट ए। तो मैम बी का ट्रू मेरिडियन क्या होगा? मैम बी से पास होती हुई लाइन जो नॉर्थ को भी कट करे, साउथ को भी कट करे, तो ये जो लाइन होगी वो ट्रू मेरिडियन होगी। तो इसका मतलब तो मैम ट्रू मेरिडियन तो बहुत सारी लाइंस होंगी। एक ग्लोब के ऊपर बनाऊं तो बिल्कुल बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। तो ट्रू से मतलब मुझे इतना ही ध्यान रखना है कि वो लाइन जो अर्थ सरफेस पर नॉर्थ, कौन सा नॉर्थ? ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलती हुई बनेगी, उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। क्या ये क्लियर हो गया? ट्रू मेरिडियन क्या होता है? जल्दी से दे रही हूँ बस ब्रेक, बताओ ट्रू मेरिडियन क्या होता है? तो यहाँ पर डेफिनेशन में अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा सबसे पहले मेरिडियन क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मेरिडियन क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड डायरेक्शन। ये क्या होगी मैम? मेरिडियन का मतलब होगा सिर्फ एक फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इट इज द फिक्स्ड डायरेक्शन, ये नोट कर सकते हो आप, द फिक्स्ड डायरेक्शन जिसको हम रेफरेंस मानेंगे, विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल ऑफ सर्वे लाइन मेजर्ड। अभी ये समझ नहीं आएगा, अब मैं आपको जब बताऊंगी एंगल कैसे मेजर करते हैं तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। विद रिस्पेक्ट टू विच एंगल ऑफ सर्वे लाइन आर मेजर्ड, सर्वे लाइन आर मेजर्ड। तो अभी हम डेफिनेशंस को अगली क्लास में लिखते, मैं पहले आपको सारी बात बता देती हूँ। तो आपको ये मेरिडियन क्या होगा मैम? किसी भी पॉइंट का मेरिडियन हमारे लिए, उसके लिए एक रेफरेंस लाइन होगी। तो मेरिडियन एक रेफरेंस लाइन होगी। जब बोला ट्रू मेरिडियन तो मतलब वो रेफरेंस लाइन कहाँ से पास होगी? ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से। तो रेफरेंस के लिए जब मैंने बोल दिया ट्रू मेरिडियन, जब मैंने बोल दिया ट्रू मेरिडियन, तो ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या होगा मैम? ट्रू मेरिडियन का मतलब होगा कि वो लाइन कहाँ से पास हो रही है? पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। तो ट्रू मेरिडियन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ट्रू मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट। यहाँ आएगी नहीं, अगली स्लाइड पे जाना पड़े, यहाँ नहीं आएगी, अगली स्लाइड पे लिख, ठीक है? तो यहाँ पर इसके लिए लिख देती हूँ, ये ए पॉइंट का क्या है? ट्रू मेरिडियन। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो ट्रू मेरिडियन क्या बन जाएगा मैम?
हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा ट्रू मेरिडियन क्या होता है। तो ट्रू मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इज द लाइन, बस ये बता रही हूँ, ब्रेक ही दे रही हूँ उसके बाद। ट्रू मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू अ पॉइंट, ट्रू मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट is a line which is passing through that point, is a line which is passing through that point। सबसे पहले एक लाइन है which passing through that point, पहली बात तो ये उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, थ्रू दैट पॉइंट, तो पहली बात हो गई वो उस पॉइंट से पास होनी चाहिए। और कहाँ पर मिलनी चाहिए, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से मिलनी चाहिए। पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ ऑफ अर्थ, ट्रू तक लिखा, एंड ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ ऑफ अर्थ। और इसको मैं सिंपल और भाषा में समझाऊं तो आपको अगर कोई नोट्स बना रहे हैं तो आप सिंपल लिख सकते हो, लाइन जो ज्वाइन करेगी अर्थ सरफेस पर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। तो किसी भी पॉइंट का ट्रू मेरिडियन जो अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी अर्थ सर। ठीक है, क्लियर हो गया ट्रू मेरिडियन क्या होता है, बोलिए जरा। तो ये क्या है मैम, एक लाइन है, कुछ भी नहीं। मेरिडियन का मतलब लाइन है, मेरिडियन का मतलब लाइन है। अगर ट्रू मेरिडियन है तो मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से जाने वाली लाइन है। और अगर मैम इसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते हैं तो वो मैं अगली क्लास में समझाती हूँ, क्लियर हो गया। तो ट्रू मेरिडियन थ्रू अ पॉइंट इज द लाइन विच पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ ऑफ द अर्थ। यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, कोई डाउट बताइए। नहीं, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप लोग आज की क्लास 4 घंटे सुन लो और फिर कल थक कर बोलो मैम तो ज़्यादा पढ़ाती है, अब हम नहीं आएंगे मैम की क्लास में। मतलब इतनी देर तक सुनना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं खुद ही नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो ना। मैं 7:40 तक तो पढ़ाऊंगी, अभी 3 मिनट है मेरे पास। अच्छा, तो ये लिख लिया आपने, ट्रू मेरिडियन लिख लिया। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, नहीं एजीमुथ क्या होता है मैं समझाऊंगी। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, आपने ये सुना है कभी स्कूल में कि मैम हमारे अर्थ की कोर में एक मैग्नेट होती है, और उस पर हम बहुत ज़्यादा जाएंगे भी नहीं क्योंकि वो फिजिक्स है सारी। तो मैम हमने ये सुना है कि अर्थ है अगर ये, तो अर्थ की कोर में अंदर एक मैग्नेट है, जिस वजह से मैम अर्थ की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिस वजह से अर्थ की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो आपने अभी कंपास देखी थी ना, तो कंपास में क्या थी मैम, नीडल बनी हुई थी। तो जब आप कंपास को किसी जगह पे ले जाओगे ना, में जो नीडल बनी है ये क्या दिखाती है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दिखाती है। किसका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ, मैम अर्थ सरफेस का। अच्छा, अर्थ सरफेस का मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ से आ गया मैम, क्योंकि अर्थ की कोर में क्या है मैम, एक मैग्नेट है। मैग्नेट का क्या होता है मैम, नॉर्थ और साउथ होता है। अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का इफेक्ट पूरी अर्थ पर मिल रहा है हमें देखने को कहीं ना कहीं। इस वजह से क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर क्या दिखा रही हूँ, ये मैग्नेटिक लाइंस दिखा रही हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। ये क्या है मैम, अगर आपने +1 2 में पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, अगर एक वायर है इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके आसपास इसका इफेक्ट होता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वैसे ही मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर मैं अर्थ के सरफेस पे कहीं पर भी कंपास को रखूंगी तो कंपास मुझे क्या दिखाएगी, अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो मैम मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो, अर्थ सरफेस पे होनी चाहिए। तो अर्थ सरफेस पर अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करती हुई मैम एक लाइन बना दो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देंगे। क्लियर हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन होती है।
ये क्या दिखा रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंड हो रही है। क्लियर हो गया। अब इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखा, उसको मैं अगली क्लास में लिख पाऊंगी। आपको थोड़ा सा ब्रेक दूंगी, इसके बाद हम लोग जो हमारा कंपास सर्वे आगे कंटिन्यू। क्या बातें चल रही है आप लोगों की। आप आधा ध्यान कहीं चैट सेक्शन में लिखने में ही तो नहीं दे देते हो, आधा ध्यान यहीं पर ही रहता है मुझे लगता है आप लोगों का, है ना। ये मैं अच्छा मुझे अब लास्ट में बता दीजिए, फिर मैं आप लोगों को ब्रेक दे रही हूँ। तो क्लियर हो गया कि हमारा ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या करना है कंपास में, मैम हमें नया पॉइंट जो लोकेट करना है, एक एंगल मेजर करेंगे, एक डिस्टेंस मेजर करेंगे। मैम हम दो तरह की कंपास के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन क्या होता है, बस एक सीधी लाइन ही है अर्थ की सरफेस पे जिसको हमने मान लिया है। वो लाइन अगर अर्थ के असली नॉर्थ और साउथ से जाएगी तो ट्रू मेरिडियन होगा, अगर अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से जाएगी तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं मानकर चल रही हूँ आपको क्लियर हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस 20 मिनट में बीच में कोई अच्छा सा गाना सुनिए जो आपका कोई फेवरेट हो और थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। ठीक है, गाने से वैसे ज़्यादातर हो जाते हैं फ्रेश, बाकी मुझे आपका पता नहीं है। नहीं तो अगर आप अपनी आंखें बंद करके ये थोड़ा सा कोशिश कीजिए रिमाइंड करने का कि पिछले 1.5 घंटे पे मैम ने कौन कौन सी टर्म्स के बारे में बताया और मुझे कितने फॉर्मूलाज क्लास में ही याद हो गए हैं। ठीक है, क्या करना है, 5 मिनट आंख बंद करके सोचना है क्या क्या याद हुआ, एक बार रिमाइंड कीजिए उसको जल्दी से, आईपीएल नहीं देखना है। ठीक है, चलो तो अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पूरे 8 बजे आ जाना, मैं पूरे 8 बजे शुरू कर दूंगी, एग्जैक्ट 8 बजे आ जाना। ठीक है, चलो चलो अभी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, 8 बजे मिलते हैं, बाय बाय।